हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। देखो, अगर मैं इस पेन पे टच करूं तो कुछ नहीं होता, अगर मैं यहां पर टच करूं तो कुछ नहीं होता, अगर मैं इस बोर्ड पे टच करूं तो भी कुछ नहीं होता। बट बेटा, अगर तुम पढ़ाई की किताबों को टच करोगे, इस लेक्चर को देखोगे, तो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ हो जाएगा, है ना। इसी वजह से आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है ग्रेविटेशन। और इस चैप्टर को पढ़ेंगे वन शॉट के अंदर, डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक सवाल प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो सवाल होंगे ये आपके पेपर के अंदर आएंगे, ये मेरी गारंटी है, यानी प्रशांत भैया की गारंटी है। और जो गारंटी मैंने दे दी, समझो वो क्वेश्चन पेपर के अंदर आने ही वाला है। ये आप ऑलरेडी अभी तक देख चुके होंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ रहे हैं, हर एक चीज समझेंगे। ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, सारे टॉपिक्स जो भी आपकी बुक के अंदर है वो सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स आज हम पूरे कवर करेंगे। इसके अंदर हम बायोन्सी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये भी कवर करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे, थ्योरी क्वेश्चंस भी करेंगे, सब कुछ एक लेक्चर के अंदर, वो भी कम टाइम के अंदर और मजेदार तरीके से, जैसे हम करते आए हैं। तो चलो, अब देखो, ये जो ग्रेविटी है ना, इसकी कहानी शुरू हुई थी जब अपने न्यूटन बाबा जी, हम बाबा जी बोलेंगे उनको, न्यूटन बाबा जी आए और न्यूटन बाबा जी के सिर पे सेब गिरा और उन्होंने सोचा कि यार, ये सेब गिरा सर पे, यानी कोई चीज है जो कि सेब को नीचे गिरने में फोर्स कर रही है ना। और तब उन्होंने सोचा कि ये ग्रेविटी है। अब बेटा इमेजिन करो, अगर उनके सर के ऊपर ये स्टील की बोतल गिरी हो तो क्या होता। तो ना ही ग्रेविटी होती और ना ही ये चैप्टर होता। बट ठीक है, मजाक से हटके मेरे लिए तो अच्छा है कि उन्होंने ग्रेविटेशन को डिस्कवर करा और मैं तुम्हें आज पढ़ा पा रहा हूं। बट शायद तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है कि तुम्हें इस चैप्टर में मजा ना आता हो, बट आज मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समझते हैं कि ग्रेविटी है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सब कुछ समझते हैं एकदम डिटेल के अंदर, एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे। चलो देखो, तो मैंने आपको जैसे बताया, न्यूटन बाबा जी के सर पे क्या गिरा था, सेब गिरा था। और न्यूटन बाबा ने सोचा कि यार, सर पे सेब गिरा है, यानी कोई तो फोर्स है जो कि ऊपर से नीचे किसी भी चीज को गिरा रही है। और उसी को उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया उन्होंने, नाम दिया क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब देखो बेसिकली ग्रेविटी होती क्या है। पहली स्टेटमेंट यह है कि ग्रेविटी जो है ना, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना, ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। कोई भी दो बॉडीज के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इमेजिन से समझते, आप हो, आपके कोई क्रश होंगे, है ना, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई आपके बीच में भी फोर्स ऑफ एक अट्रैक्शन है, जैसे कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते जाते हो। जैसे इमेजिन करो, एक पेन है, मैंने छोड़ा, नीचे गिरा, क्यों गिरा, ग्रेविटी की वजह से। उसी प्रकार से आप भी आपके क्रश के प्यार में गिरते हो, किस वजह से, कोई एक फोर्स की वजह से, अट्रैक्शन की फोर्स की वजह से। बट ग्रेविटी उससे अलग है, क्यों, क्योंकि समझना, ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो कि दोनों तरफ से होती है। बट जो आपकी अट्रैक्शन है बेटा, वो एक ही तरफ से होती है, वो दोनों तरफ से नहीं होती। ठीक है, तो ग्रेविटी दोनों तरफ से होती है, यानी अगर ये पेन नीचे गिरा तो अर्थ ने इस पे फोर्स लगाई। बट ये जो पेन है इसने भी अर्थ पे क्या लगाई, फोर्स लगाई। हाँ जी, ये पेन भी फोर्स लगाता है अर्थ पे। तो अब तुम बोलोगे भैया, पेन भी फोर्स लगाता है अर्थ पे, यानी अर्थ को भी मूव करना चाहिए। अर्थ मूव नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अर्थ बहुत हैवी मास है, उसके बारे में बात करेंगे आगे डिटेल में। ठीक है, तो सिमिलरली क्या है, ये एक ऐसी अट्रैक्शन की फोर्स है जो कि दो बॉडीज आपस में लगाते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी चीज ऊपर से छोड़ते हो ग्रेविटी की वजह से। उसके अलावा जो प्लैनेट घूम रहे हैं, जैसे कि आप इमेजिन करो, जो मून है वो अपने चक्कर काट रहा है ना, किसके, अर्थ के। क्यों काट रहा है, क्योंकि एक फोर्स है, कौन सी, ग्रेविटी की फोर्स है, जो कि उसे अर्थ की तरफ क्या करती है, खींच के रखती है, बाइंड करके रखती है ना। उसके अलावा जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, क्यों काटते हैं, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यानी ग्रेविटी जो है ना बेटा, वो हर जगह है। अगर ग्रेविटी नहीं होती ना, तो क्या मस्त चीज हो जाती कि तुम नीचे कोई चीज गिरती नहीं। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो तुम हवा में होते, तुम नीचे कभी आ ही नहीं पाते, है ना, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं होती जो कि तुम्हें नीचे अट्रैक्ट करती, है ना, समझ पाए। तो इसलिए ग्रेविटी बड़ी मस्त चीज है। अब देखते हैं, न्यूटन बाबा आए और न्यूटन बाबा ने बोला कि यार, मैं ऐसा करता हूं, एक लॉ बना देता हूं जिसको मैंने नाम दिया क्या, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो न्यूटन बाबा ने बोला, ध्यान से समझना, और ये जो स्टेटमेंट है ना, ये पेपर के अंदर आएगी। ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं, स्टेट क्या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बारे में बताओ। तो जो स्टेटमेंट होती है ना बेटा, एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको याद रखनी पड़ती है, स्टेटमेंट में कभी भी गलती मत करना। तो देखो, न्यूटन बाबा ने बोला, इमेजिन करो दो बॉडीज हैं, एक का मास है m1, एक का मास है m2। इमेजिन कर लेते हैं। अब ये जो दो बॉडीज है ना, एक बार आपको एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो ये है चिंटू लाल, अंदर बैठा है इस गोले के अंदर, ये है m1, ठीक है, और यह है एक और मास जिसके अंदर है मिंटू लाल, जो कि है m2। अब ध्यान से देखना, न्यूटन बाबा ने बोला कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी ना, जो इनके बीच में लगने वाली जो फोर्स होगी,
वो जो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके प्रोडक्ट मास के प्रोडक्ट के, यानी m1 m2 m1 इंटू m2, यानी इन दोनों के जो मासेस हैं अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप किसी मूर्ख बच्चे ने पूछा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, चलो मैं बता देता हूं यार, तुमसे क्या बताना, सुनो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी अगर इनके प्रोडक्ट ऑफ मास की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक। और न्यूटन भाई साहब ने बोला, न्यूटन जी ने बोला कि एक और चीज है। हमने पूछा क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस या फिर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी ये जो डिस्टेंस है ना चिंटू लाल से मिंटू लाल का, इसको इमेजिन करो आर ले लो, तो ये जो डिस्टेंस है आर इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्या होगी, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी फाइनल स्टेटमेंट हमें बन के आई, क्या बन के आई बेटा, ध्यान से देखना कि जो अपनी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 n2 डिवाइड बाय क्या, आर स्क्वायर। क्या यही हमारी स्टेटमेंट बन के आई, बहुत बढ़िया। और यही बोला हमारे न्यूटन भाई साहब जी ने, जो कि स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो क्या, that every object in the universe attract each other by the force that is directly proportional to the product of their masses। ध्यान से देखना, product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका क्या होगा, स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो फाइनली हमारी यहां तक हमने निकाल लिया था, क्या हमारा फाइनल आ गया था, क्या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई ना, अरे बोल दे यार, अरे बता दे भाई, फटाफट बोला कर, है ना। और अपना जो जोश मीटर है ना उसको एकदम हाई रखा कर, जोश मीटर डाउन नहीं जाना है, पूरी क्लास के अंदर कंसंट्रेशन एकदम पीक पे होना चाहिए, है ना। मुझे पता है तूने बहुत सपने देखे हैं जिंदगी में करने के, उसके लिए अपनी एनर्जी हाई रखा कर हमेशा। चल देख, m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जैसे कि हम मैथ के अंदर करते आए हैं, इस साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगा देंगे, है ना, मोशन चैप्टर के अंदर भी करा था। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लगा देंगे और वो कांस्टेंट होगा क्या, जी। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये फिक्स्ड होता है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है, जो कि होती है कितनी, ध्यान से देख लेना, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। वेरी इंपॉर्टेंट, इस वैल्यू को बेटा याद कर लेना जिसने याद नहीं करा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आगे दिखाऊंगा भी जिसमें की वैल्यू नहीं देते और बच्चे वैल्यू याद नहीं करके आते, फिर वो सोचते हैं भाई दिखा देना, भाई थोड़ा सा दिखा देना, ऐसे करते रह जाओगे क्लास के अंदर। तो इसलिए याद रखना कि ये वैल्यू याद रखना किसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो फाइनल हमारी बन के आ गई F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। क्या यहां तक समझ आया, बहुत बढ़िया। ये न्यूटन बाबा ने दे दी कि हम किसी भी दो बॉडीज के लगने वाली बीच की जो फोर्स है उसको हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें उन दोनों का मास पता है और हमें उनके बीच का डिस्टेंस पता है तो क्या मैं निकाल दूंगा, बिल्कुल निकाल दूंगा। चलिए कुछ सवाल देखे जाएं जिससे कि हम इन चीजों को और समझ पाएंगे, और समझ पाएंगे, ठीक है। बट उससे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या, उसकी वैल्यू डिराइव कर लेते हैं। वैल्यू इन द सेंस हम उसका यूनिट डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पेपर के अंदर बिल्कुल आ सकता है। यहां पर स्टार मार्क कर लेना बेटा। देखो हमने फॉर्मूला क्या बनाया, F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, यही बनाया ना बेटा। हमें इसका यूनिट निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है नहीं होता है, पिछले लेक्चर में बताया था, याद है, बहुत बढ़िया। आ जा रहे, न्यूटन इज इक्वल्स टू जी हमें निकालना है ना। अब m1 m2 क्या होते हैं, मास किस में गिने जाते हैं, केजी के अंदर बेटा, और 2 केजी यानी मैं लिख दूं केजी स्क्वायर, लिख दूं केजी स्क्वायर, बहुत बढ़िया, केजी स्क्वायर लिख दूं। और नीचे देखो रेडियस, रेडियस किस में होते हैं, मीटर के अंदर, तो मैं लिख दूं मीटर स्क्वायर बेटा, मीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले जाऊंगा मल्टीप्लीकेशन में, और ये जो केजी स्क्वायर है इसको नीचे डिवाइड में ले जाऊंगा। बेसिक मैथ चल रही है बेटा, तो ये हो जाएगा n m स्क्वायर डिवाइड बाय केजी का स्क्वायर, और यही हो जाएगा मेरे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट। तो बहुत बार सवाल आता है डिराइव यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मालूम है फोर्स है क्या, न्यूटन, मासेस है केजी में, और रेडियस क्या है, मीटर के अंदर। इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, फाइनल यूनिट आ जाएगा nm स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। चमका, चमक रहा है, बहुत बहुत बढ़िया। अब इतने बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, है ना, वो भी तुम गलत करके आओगे तो फिर यार फिर तो दिक्कतें हो जाएंगी ना यार, ऐसा मत करो। चलो अब एक सवाल देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल ये है कि अर्थ जो है, देखो एक चीज समझना, एक चीज समझना कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूम रहा है। क्यों, क्योंकि जो सन है ना, सन देखना बेटा, ये जो सन है ये एक फोर्स लगा रहा है। और सवाल ये है कि अगर ये इतनी फोर्स अर्थ पे लगा रहा है तो अर्थ इसके राउंड राउंड क्यों घूम रहा है, अर्थ इसकी तरफ क्यों नहीं जा रहा, पृथ्वी सूरज की तरफ क्यों नहीं जा रही,
अरे बोलो यार, क्या लगता है क्या होगा आंसर इसका? मैं बता देता हूं। एक फोर्स होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर कोई भी चीज राउंड घूमती है बेटा, कोई भी चीज अगर राउंड घूमती है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर लग रही होती है, जो कि उसे बाहर की तरफ धक्का धकेलती है। यानी अगर अर्थ ऐसे घूम रही है ना, तो उसके बाहर की तरफ एक फोर्स लग रही होगी इस डायरेक्शन में, जो कि होती है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। नहीं पढ़ा है तो बाद में 11th में जाकर पढ़ लोगे। वैसे बहुत सारे आपको पढ़ा दिया गया होगा मैथ के अंदर, है ना। अभी तक नहीं पढ़ा है तो बाद में जाके पढ़ोगे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं, फोर्स होती है सेंट्रीपिटल, जो कि इस तरफ पुश मारती है ना। और ग्रेविटेशन कहां खींच रहा है? इस तरफ खींच रहा है। तो ये जो दोनों फोर्स होती है बैलेंस हो जाती हैं। पढ़ा था ना, कहां पर पढ़ा था? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में, बैलेंस फोर्सेस। बहुत बढ़िया। तो ये जो दोनों फोर्सेस है बैलेंस हो जाती हैं, इस वजह से आपका अर्थ ऐसे चक्कर काटता है, ऐसे चक्कर काटता है, ऐसे ऐसे बेटा, ऐसे, है ना, ऐसे चक्कर काटता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फोर्स सेंट्रीपिटल ग्रेविटेशनल बैलेंस। डन, समझ आ गया। बहुत बेसिक था, बहुत बेसिक था, बट इंपॉर्टेंट था, बट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पता ही नहीं होता। अच्छा, सेंट्रीपिटल के बारे में नहीं पता है तो मैं एक बार बता भी देता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। अगर मैं एक इमेजिन करो, एक धागे से क्या बांधू? पत्थर बांधू, और पत्थर को मैं घुमाऊं ऐसे 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 ऐसे, और अचानक से धागे को छोड़ दूं, तो क्या होगा? मेरा जो पत्थर है वो सर्कल से बाहर निकल के शुक एकदम सीधा जाएगा। ऐसी होगा ना, मैं ऐसे घुमाऊं और पत्थर छोड़ दो, ऐसे जाएगा एक डायरेक्शन में, एकदम सीधा जाएगा। किसकी वजह से? क्योंकि जब कोई भी चीज घूम रही होती है ना, तो उसकी तरफ, बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है, जो कि होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। इमेजिन कर पाओ, पत्थर घुमा के सोचो, एक रस्सी से एक पत्थर बांध दिया और घुमाओ उसको, घुमाओ 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 और छोड़ दो, है ना। घर में मत करना बेटा, मम्मी पापा के सर में लग जाएगी, फिर बोलेंगे हमारे साइंस वाले टीचर ने कहा था मम्मी, इस वजह से करा, हमारी क्या गलती, पिट जाओगे, ऐसा ना करो। ठीक है, तो ये हो सकती है क्या? आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि स्टोन को अगर आप ऐसे घुमाते हो तो स्टोन निकल के भाग जाता है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही प्यारा सवाल आपका आ जाता है। क्या? देखो, एक स्टोन है, उसको हम गिरा रहे हैं तो अर्थ की तरफ जा रहा है, बट अर्थ क्यों नहीं जा रहा ऊपर? आपने बोला भैया यहां पर कोई गद्दारी नहीं होती, आपने बोला भैया अभी कि दोनों इक्वल फोर्सेस लगाते हैं एक दूसरे पे। तो अगर पत्थर नीचे जा रहा है तो पृथ्वी भी तो ऊपर आ सकती थी। मैंने बोला मूर्ख बालक, अभी तेरे को बताया कि मासिस पे चीजें डिपेंड करती हैं। पृथ्वी इतनी बड़ी, पत्थर इतना सा, कैसे पृथ्वी कैसे मूव हो जाएगी? इस वजह से अर्थ मूव नहीं करती, क्योंकि मास जो है किसका? स्टोन का, वो कम है, अर्थ का वो क्या है? बहुत ज्यादा है। अगला देखो, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ? अगर मैंने क्या करा, उनके बीच का जो डिस्टेंस था r, अब मैंने उसको कर दिया r/2, तो अब मुझे बताओ कि क्या होगा ग्रेविटेशन के साथ। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? r² के, है ना। अब देखो मैंने क्या करा, रेडियस को हाफ कर दिया, यानी r/2 कर दिया, तो अब मैं लिख दूं 1/r/2 का होल स्क्वायर, है ना। अब ये 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और मैथ के अकॉर्डिंग ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4/r², है ना। यानी आपकी जो फोर्स है वो 4 गुना हो जाएगी। अगर मैं रेडियस को कम करूंगा तो आपकी जो फोर्स है वो कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो याद रखना, ऐसे बहुत टाइप के सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है ना। तुम डरते बहुत जल्दी हो, बट आपको नहीं डरना है बेटा, बिल्कुल भी नहीं डरना है। अगला सवाल देखते हैं। Determine the gravitational force if a mass of two bodies is 80 kg and 200 kg. They are separated by the distance of 6 मीटर। अब आपको बस बेसिक फॉर्मूला लगाना है, क्या? F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय r², और बस इसको बेसिकली आपको क्या कर देना है बेटा? कैलकुलेट कर देना है। बड़ा सिंपल सवाल है, क्या कर लोगे? m1 की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है आपको, दे रखी है 80 kg, दूसरी कितनी दे रखी है? 200, कितनी दे रखी है बेटा? 200। उसके अलावा नीचे क्या है आपका? r², r की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 मीटर। अब बहुत सारे बच्चे फिर बोल रहे हैं यार भैया वो बताओ ना यार, आपने फिर हमें बुलवा दिया कि क्या बोलते हैं भैया वो g की वैल्यू क्या है। तो बेवकूफो, g की वैल्यू याद करने के लिए अभी बोला था, और इसको वापस से स्क्रीनशॉट लेके रख लो, नोटबुक में लिख लो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, भूलना नहीं है। कुछ भी अपने क्रश का नाम भूल जाना, बट ये मत भूलना। क्या बोल रहा हूं मैं? कुछ भी भूल जाना, पर बेटा ये नहीं भूलना, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है ना। तो याद रखेंगे 6.67, क्या? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्या है? 80 kg और 200 kg, तो 80 इंटू 200 और डिवाइड बाय क्या आपका 6 का स्क्वायर,
ठीक है, अब यहां पर आपको कैलकुलेशन करनी है। अब देखो इस चैप्टर के अंदर ना बेटा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी बहुत टफ होगी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा बहुत ज्यादा है, बट हाँ थोड़ी बहुत टफ है। क्या करना पड़ेगा, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, उतनी ज्यादा कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। तो अब देखो इसके अंदर आप ट्राई करो और कैलकुलेट करके मुझे बताना कि फाइनल आंसर क्या आएगा। ये पूरी कैलकुलेशन आपको क्या है करनी है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, और मुझे आंसर बताओगे। और क्योंकि ये फोर्स है तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन, याद रखना यूनिट क्या होगा बेटा, न्यूटन यूनिट होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो एक और क्वेश्चन आपका आ गया, इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। अगर कोई चीज अर्थ के सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है, मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है आपका, ठीक है, ये आपका अर्थ है, और यहां पर ये अपना चिंटू लाल है जो कि 1 किलो का है। 1 किलो का कैसे है भैया, 1 किलो का चिंटू लाल, पिछला लेक्चर देखा था चिंटू लाल के साथ क्या हुआ था, छत से छलांग मार दी थी बेचारा, अब 1 किलो का ही बचा है, कोई बात नहीं बेटा, है ना। तो अब 1 किलो का चिंटू लाल है, तो ये बोल रहा है कि उनके बीच में, पृथ्वी और चिंटू लाल के बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है। अब बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 0 लिख कर आते हैं, क्यों, उन्हें ऐसा लगता है कि देखो डिस्टेंस तो 0 हो गया क्योंकि चिंटू लाल तो खड़ा हुआ है पृथ्वी के ऊपर, तो डिस्टेंस 0 हो गया तो आंसर भी 0 होगा, बट ऐसा नहीं है। डिस्टेंस कहां से कैलकुलेट होगा बेटा, पृथ्वी के सेंटर से लेकर यहां तक, यानी उसका रेडियस, ये जो डिस्टेंस है ये माना जाएगा, ये 0 नहीं होगा। पृथ्वी का पता है कितना रेडियस होता है, पृथ्वी का रेडियस होता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। और मास भी गिवन है आपको पृथ्वी का कितना है, 6 इंटू 10⁻24 kg। क्या हम फोर्स निकाल देंगे, अब तो बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन हो गई यार, वही अपना F इक्वल्स टू जी m1m2 बाय r²। बस अब आपको इस बेसिक कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। आई होप कि आप इसको सॉल्व अप कर ही दोगे, है ना। याद रखना, फिर बोल रहा हूं, क्या वैल्यू लेनी है, अरे भाई पेन को क्या हो गया, क्या वैल्यू लेनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये किसकी वैल्यू है बेटा, जी की, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लीकेशन कर देना, चिंटू लाल कितने किलो का है, चिंटू लाल है 1 किलो का, है ना। और पृथ्वी कितने किलो की है, पृथ्वी अपनी है 6 इंटू 10⁻24 kg की। उसके अलावा जो रेडियस है आपका वो कितना है बेटा, तो आपका रेडियस देख लेना, रेडियस है कितना, 6.4 इंटू 10⁻6 और इसका होल स्क्वायर। मुझे पता है कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, बट एक सवाल आ गया ना तो कैलकुलेशन की एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। कैसे होगी भैया कैलकुलेशन, एक ट्रिक बता देता हूं, पावर वाली सारी चीजों को एक तरफ कर लो, जितनी भी चीजों की पावर है ना बेटा उन सबको एक तरफ कर लो, यानी जितनी भी चीजों के अंदर पावर है, जैसे आप देख सकते हो ये 10⁻, और ये कितना है 10⁻, आपका 24, इनको अलग से सॉल्व करो, इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई करो, और ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 6.4 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 10⁻12। तो 10⁻, को अलग कर लो। इस प्रकार से आपको क्या है, चीजों को सॉल्व करना है। जितना आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे ना बेटा उतना आसान रहेगा। मुझे पता है कैलकुलेशन लेंदी है, बट मैं क्यों पूरी कैलकुलेशन नहीं कराता लेक्चर के अंदर, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम सॉल्व करो, अभी पॉज करो, सॉल्व करो, कमेंट में आंसर लिखो। ये सॉल्व करना, आंसर लिखना ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा तुम देखोगे मूवी की तरह एंजॉय करके चले जाओगे, यही सवाल आएगा पेपर के अंदर, गलत करके आओगे। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी कैसे करना है, अब तुम खुद सॉल्व करोगे और कमेंट में बताओगे इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से हम क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके कर सकते हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, देखो एक तो पृथ्वी घूम रही है, इसकी मदद से घूम रही है, ग्रेविटी की मदद से ही तो घूम रही है, सूरज के राउंड। आपका चंद्रमा घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है ना, चंद्रमा भी तो घूमता है पृथ्वी के राउंड, किसकी मदद से, इसी लॉ की वजह से, है ना। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा है टाइड्स ड्यू टू मून इन द सी। आपने देखे हैं, एक ज्योग्राफी है वैसे, पढ़ा होगा आपने कि जब रात हो जाती है ना तो क्या होता है ना कि आपकी जो सी होता है उसके अंदर से टाइड आते हैं, ऐसे 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 टाइड्स आते हैं, है ना। देखें आपने, लहरें आती हैं, क्यों आती हैं, क्योंकि रात को चंद्रमा ना राउंड लगा के पृथ्वी के थोड़े से पास आ जाता है। जब वो पृथ्वी के पास होता है तो डिस्टेंस कम हो जाता है, तो वो पृथ्वी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सी वाला वाटर है वो क्या करने लगता है, उछलने लगता है, थोड़ा सा उस पर ग्रेविटी आती है, उस पर पुल आ जाता है ग्रेविटी का। इस वजह से ये जो टाइड्स आते हैं ना रात को, ये भी ग्रेविटेशनल का ही रूल है, ग्रेविटी का ही रूल है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ऐसे लहरें भी नहीं उठती रात को। आप देखोगे तो रात में समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, इस वजह से, क्योंकि मून क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। बहुत बढ़िया,
अब बढ़ जाते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक सब डन है, कुछ चीज तो समझ, दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, मैं एक बच्चे से पूछ भी रहा था एक दिन, यार तू एक बात बता, मैंने एक स्टूडेंट से एक सवाल पूछा कि एक बात बताओ, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, रिग्रेट क्या है? तो उसने बोला, भैया मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि आज तक मैं वो रिवीजन वाली स्टेज पे नहीं आ पाया। मैं कभी रिवीजन ही नहीं कर पाया, एग्जाम से एक रात पहले सिलेबस खत्म करता हूं, रिवीजन कहां से करूं? मैं देखता हूं मेरे दोस्त बहुत बैठ के यहाँ रिवाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेरा सिलेबस ही नहीं हो रहा है ना। तो भाई देखो, रिवाइज करके जाया करो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर अब कल तुम्हारा पेपर है तो अलग बात है, बट हाँ रिवाइज किया करो। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फटाफट से बात करते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। 1 मिनट जरा देना, पानी पी लूं थोड़ा सा। चलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं। देखिए ये क्या है, ध्यान से समझना। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, जब भी कोई बॉल को आप ऊपर से छोड़ते हो नीचे, तो क्या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है? पहले तो उसकी वेलोसिटी 0 थी जब आपने छोड़ी, अब नीचे आती गई, वेलोसिटी इंक्रीज होती गई, होती गई, होती गई, बहुत ज्यादा हो गई, होता है ना? बिल्कुल। तो जब वेलोसिटी बदलती है, क्या एक्सेलरेशन आता है? मोशन चैप्टर बेटा याद करो, पुरानी यादों में मोशन चैप्टर, हाँ बिल्कुल आता है। तो यानी जब कोई भी चीज ग्रेविटी की मदद से नीचे आती है, तो क्या उसमें कोई एक्सेलरेशन लगता है? बिल्कुल लगता है। और उस एक्सेलरेशन को हम निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एक बड़ी ही अच्छी डेरिवेशन। देखो, अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला, फोर्स इक्वल्स टू जी m1m2 बाय आर स्क्वायर। ये निकाला ना मैंने। अब एक बार इमेजिन करते हैं, एक आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ये है बॉल जिसका मास है m1, ठीक है, ये नीचे आ रही है, इसके पास कोई एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब नीचे क्या है? नीचे आपकी पृथ्वी है, नीचे क्या है? आपकी पृथ्वी है, जो कि इसे अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, है ना। पृथ्वी को हम ले लेते हैं, पृथ्वी को अपन ले लेते हैं m2, पृथ्वी को अपन ले लेते हैं m2, ठीक है। अगर मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी हो तो मैं लिख दूंगा F इक्वल्स टू जी m1m2 बाय आर स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर क्या है बेटा? जो आपके पृथ्वी का रेडियस है वो, ठीक है। अब फोर्स का एक और फॉर्मूला था जो कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जो कि है F इक्वल्स टू m इंटू ए। याद है? याद है, बिल्कुल। कौन सा मास मूव कर रहा है? m1। तो क्या यहां पर मैं लिख दूंगा m1 इंटू ए, क्योंकि यही मास तो नीचे आ रहा है। पृथ्वी तो वहीं की वहीं है, वो थोड़ी ना एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर से मास आ रहा है और वो एक्सेलरेट कर रहा है। बहुत बढ़िया, पकड़ लिया तूने, कॉन्सेप्ट पकड़ लिया। विजुलाइज कर ले, विजुलाइज कर फटाफट। देख, अब ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूं कि जी m1 m2, ध्यान से देखते चलना, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर रहा हूं, क्योंकि ये डेरिवेशन कभी कभार पूछ ली जाती है। इन दोनों को मैंने बराबर कर दिया, क्योंकि फोर्स तो सेम ही है ना, फोर्स तो सेम ही है। अब देखिए, m1 से ये वाला m1 कट जाएगा, तो मेरी फाइनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई? जी m2 बाय आर स्क्वायर। यानी g तो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m2 क्या है? मास ऑफ द अर्थ, और आर स्क्वायर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। यानी हमें g भी पता है, अर्थ का मास भी पता है, और क्या हमें रेडियस भी मालूम है? बिल्कुल मालूम है। तो क्या ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो आओ भाई निकाल लेते हैं, मतलब हमने ऑलरेडी निकाल रखी है। ये पूरी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, कभी पूछा भी नहीं जाएगा, बट फिर भी जब हमने इस इक्वेशन से पूरी वैल्यू निकाली, तो जो फाइनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आई वो आती है 9.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद है ना? बहुत बढ़िया। तो फाइनल वैल्यू आती है 9.86। हम इसको लेते हैं अप्रॉक्स में 9.8, या फिर हम इसको ले लेते हैं 10, डायरेक्टली हम 10 मीटर क्या ले लेते हैं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको ए नहीं लिखते, इसको हम लिखेंगे क्या? स्मॉल जी। क्या लिखेंगे बेटा? स्मॉल जी। याद रखना, ये जो मैंने आपको इससे पहले जो डेरिवेशन बताई ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पेपरों के अंदर मैं देखता हूं ये डेरिवेशन पूछ ली जाती है। कि आपको ऑलरेडी पता है कि फोर्स इक्वल्स टू एम ए, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। और फिर क्या, दोनों को बराबर पुट कर दो, तो फाइनली आपकी जी की वैल्यू आ जाती है, स्मॉल जी की वैल्यू आ जाती है जी m बाय आर स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये पूछ लिया जाता है, तो मैंने सोचा तुम्हें बता देता हूं, कभी कभार डिराइव करने को आ गया तो। और हमने वैल्यू भी निकाल ली, फाइनल वैल्यू आ गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो हमें यहां तक पता चल गया कि क्या होता है दिस, ये जो स्मॉल जी होता है ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब पहली चीज तो कंफ्यूज मत होना, बड़ा वाला जी जो है वो क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो कभी नहीं बदलेगा, है ना। जैसे तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, कभी नहीं बदलेंगे ना। मान लो तुम्हारा सच्चा मित्र है बड़ा वाला जी, ठीक है, ये है तुम्हारा बड़ा वाला जी, क्या है? तुम्हारा सच्चा मित्र, ठीक है। ऐसे याद रख लेंगे अपन, कोई दोस्त नहीं है ना।
आ जाओ यार, बहुत बढ़िया। चलो, सच्चा दोस्त है अपना ये। और ये क्या है, ये जो स्मॉल जी है, ये स्मॉल जी जो है, क्या ये अपनी वैल्यू बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है, जैसे कि उसने भी बदली थी, है ना। तो यानी ये है तुम्हारा नकली दोस्त। याद रखेंगे बेटा, असली दोस्त बड़ा वाला जी कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट, वही वैल्यू जो मैंने आपको बताया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 हमेशा। बट ये अपनी वैल्यू बदल सकता है, नकली दोस्त है। भैया कैसे बदलेगा वैल्यू, कैसे करेगा? आ रहा हूं यार, तो चिल किया कर, देख कैसे बदलेगा अपनी वैल्यू। देख अब कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से अपनी वैल्यू बदलेगा। कैसे बदलेगा? इमेजिन करो, अगर कोई चीज पृथ्वी से बहुत ऊंचाई पे चली गई, पहाड़ों की ऊंचाई पे चली गई, है ना। इमेजिन करो ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है ना, और इससे कोई चीज बहुत ऊपर, चिंटू लाल पहुंच गया है बहुत ऊपर, चिंटू लाल एस्ट्रोनॉट बन गया है बेटा, तालियां हो जाए। चिंटू लाल हैज बिकम नाउ एस्ट्रोनॉट। अब वो बहुत ऊपर चला गया है, यानी इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है। अपने स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती थी? जी एम बाय आर स्क्वायर, यही होती थी। अब देखो मेरे आर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो जैसे ही कोई चीज ऊपर जाती है तो मेरे आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, और ग्रेविटेशनल ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। हाँ या ना? सोच, दिमाग लगा। ये बढ़ गया तो ये घट गया, ये बढ़ गया तो ये घट गया, ये बढ़ गया तो ये घट गया। आया? बहुत बहुत ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो पहला है कि अगर एल्टीट्यूड बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये कम होगा। अब दूसरी चीज करते हैं, अगर चिंटू लाल अंदर पहुंच गया, मान लो इमेजिन करो चिंटू लाल जी पहुंच गए हैं पृथ्वी के अंदर, यहां पर खड़ा है चिंटू लाल, कैसे पहुंचा वो हमें भी नहीं पता, पर चिंटू लाल अंदर पहुंच गए। तो अब तुम बोलोगे कि भैया अब देखो डिस्टेंस तो कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया तो ग्रेविटेशनल की जो वैल्यू है वो ज्यादा हो जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता बेटा। इस केस के अंदर भी जो आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम ही होता है। क्यों होता है? उसका एक बहुत डीप रीजन है, वो आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, आप 9th के अंदर हो, बस आप इतना जान लो कि क्यों कम होता है। क्योंकि जो मास होता है पृथ्वी का मास, जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो जो हम मास होता है ना पृथ्वी का, वो कम होता जाता है। मैं यहां पर पहुंच गया हूं ना अगर पृथ्वी के, तो मैं सिर्फ इतने मास को काउंट करूंगा, इतने मास को, ये वाले रीजन को, है ना। बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, अभी समझने की जरूरत नहीं। अभी आप बस इतना समझो, अगर एल्टीट्यूड पे गया तो भी वैल्यू कम हो गई, अगर क्या हुआ, अगर अंदर आया तो भी वैल्यू कम हो गई। अंदर आया तो वैल्यू कम क्यों हुई? क्योंकि मास कम हो गया। अब तीसरा एक और रीजन है, देखो जो आपकी पृथ्वी है ना वो थोड़ी सी क्या है ना अलग है ना, एक्चुअली में राउंड नहीं होती, एक्चुअली में इस शेप की होती है, थोड़ी सी शेप की होती है, ठीक है। ये सेंटर है, ये जो आप पॉइंट्स देख पा रहे हो ना इनको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं बेटा? पोल। ये जो ऊपर वाले पॉइंट्स होते हैं, और ये जो आप देख पा रहे हो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बताओ क्या बोलते हैं बेटा, फटाफट बोलो यार। इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, है ना। तो अब आप खुद समझना, अब आप खुद समझना, मैं आपको बताता भी हूं कहां गया। देखो क्या होता है जब पोल है, कहां गया वो डायग्राम में दिखाता हूं। जब वो पोल है तो देखो ये पोल है, सेंटर से पोल में जो डिस्टेंस है वो कम है कि ज्यादा है? कम है ना। हाँ या ना बोल यार। अरे तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा? इतना आसान तरीके से समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फोकस लगा, आएगा। बहुत सिंपल है, पोल तक में आर बहुत कम है, और जब रेडियस कम होता है, आर कम होता है, तो क्या मेरा जो जी है वो बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ जाता है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं पोल के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज्यादा होगा, बट इक्वेटर पे रेडियस इंक्रीज हो गया, तो क्या इक्वेटर पे जो जी है वो कम होगा? हाँ या ना बोल दे यार मित्र, अब तो आ गया ना समझ में। बहुत बढ़िया, तो लिख दो क्या कि जी इज हाईएस्ट एट दी पोल्स एंड लोएस्ट एट दी इक्वेटर। याद रखना, पोल्स ऊपर वाले होते हैं, इक्वेटर साइड वाले होते हैं। पोल्स इक्वेटर्स, पोल्स इक्वेटर, मेरे इस डांस से याद कर लेना यार, कैसे तो पढ़ लो तुम। हाँ, तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बड़ा वाला जी असली दोस्त, ये है अपना नकली दोस्त। अब तो समझ आया होगा इतने आसान तरीके से। अब भी अगर तेरे को समझ नहीं आया ना तो एक कहानी तुझे समझाता हूं। एक बार क्या होता है, तो देखो पूरी एक कहानी है, ध्यान से समझना। एक बार क्या होता है ना कि दो मतलब बहनें थी, दो सिस्टर्स थी, तो वो बड़ा एक आपस में बहुत कंपटीशन करती थी। तो उसके बाद वो अपने पापा से जाकर पूछने गई, पापा आप बताओ कि हम दोनों में से कौन ज्यादा मोटी आपको लग रहा है ना, मोटी कौन ज्यादा मोटी लग रही है ना। तो फिर उनके पापा ने जवाब दिया कि बेटा तुम दोनों में से कोई मोटी नहीं लग रही, मोटी तो उस बच्चे की बुद्धि है जो कि प्रशांत भैया के पढ़ाने के बाद भी नहीं समझ आ पा रहा है ना। रोस्ट नहीं करा बेटा, मजाक कर रहा था, पर समझो इतने आसान तरीके से समझा दिया, अब भी नहीं समझ पाए तो फिर तो तुम पिट जाओगे। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाई डज द बॉडी रीच द ग्राउंड क्विकर एट पोल देन द इक्वेटर।
अगर हम किसी भी बॉडी को कहां पर, अगर मैं किसी भी बॉडी को ना बेटा पोल्स पे छोड़ू ना तो जल्दी आएगा और इक्वेटर पे धीरे धीरे आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है पोल्स पे जो जी की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है और जो इक्वेटर होता है उस पे वैल्यू क्या होती है? कम होती है, उस पे वैल्यू कम होती है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? पोल्स पे ज्यादा है तो यहां पर फोर्स ज्यादा लगेगी, क्योंकि फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है एम जी, है ना, जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पोल्स पे एक्सेलरेशन ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है और चीजें जल्दी नीचे आएंगी, और यहां पर क्या है? यहां पर कम आएंगी। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ जी व्हेन वी गो अपहिल? अगर हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? अभी बताया, डिक्रीज। ऊपर जा रहे हैं, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अगला, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अभी कैलकुलेट करी थी अर्थ के सरफेस पे, है ना। देखो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको जब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो आपको मास ऑफ अर्थ गिवन होगा, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन होगा, याद करने की आवश्यकता नहीं है। रेडियस और मास देते हैं क्वेश्चन के अंदर, रेडियस और मास आपको गिवन होगा अर्थ का, फिर तो आप फॉर्मूला लगा के निकाल ही लोगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला है, अ प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस आर बोथ हाफ दैट ऑफ अर्थ। अगर एक, मान लो एक प्लेनेट है, यहां पर रहते हैं एलियंस, ठीक है, इसका जो मास है ना वो अर्थ के मास के क्या है? अर्थ के मास के आधा है, और इसका जो रेडियस है वो भी बेटा क्या है? अपने अर्थ के रेडियस के क्या है? अर्थ के रेडियस के आधा है। चलो बहुत बढ़िया, दो चीजें हमें गिवन है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस वुड बी। इसमें क्या होगी एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हमें याद है, जी एम बाय आर स्क्वायर। क्या आपको भी याद है? सबको याद है, बहुत बढ़िया। बट यहां पर मास जो है वो आधा हो गया है और जो रेडियस है वो भी आधा हो गया है, तो यहां पर वैल्यूज को पुट कर देंगे। देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तुम्हारा सच्चा दोस्त है, वो नहीं बदलेगा, वो हमेशा सेम रहता है बेटा, वो नहीं बदलता, वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं जी, ये तो सेम है, और एम क्या हो गया? एम बाई टू, ठीक है, और रेडियस क्या हो गया? आर बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपन बना देते हैं जी एम बाई टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर बाय 4। अब ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपका जी एम 4 इंटू जी एम बाय 2 आर स्क्वायर। तो ये जो होगा 2 से 4 कट जाएगा, तो फाइनल आपका बन के आ जाएगा 2 जी एम बाय आर स्क्वायर। यानी ये जी एम बाय आर स्क्वायर क्या होता था? अर्थ वाला एक्सेलरेशन, इसके 2 टाइम्स हो जाएगा, इसके 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यानी अगर कोई भी ऐसा प्लेनेट है जहां पर एलियंस रहते हैं तो उसकी जो ग्रेविटी है ना, जो क्या है एक्सेलरेशन, वो डबल है। यानी इस पेन को मैं छोड़ रहा हूं तो आराम से गिर रहा है, देखो आराम से गिर रहा है, बट अगर उस प्लेनेट में छोड़ूंगा तो टक ऐसे गिरेगा, बहुत तेज स्पीड में गिरेगा, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। बहुत बढ़िया बेटा, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब देखो डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपका सच्चा मित्र, और ये है आपका नकली मित्र जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बड़ा वाला जी कभी नहीं बदलेगा, ये बदल सकता है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -11 और इसकी वैल्यू होती है 9.8 अर्थ के ऊपर। ये अर्थ की बात हो रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, यूनिट्स भी आप लिख सकते हो कि इसका यूनिट क्या है और इसका यूनिट क्या है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं दो चीजों के बारे में जो कि है मास और वेट। भैया ये दोनों अलग अलग हैं क्या? हम तो बचपन से ये समझते आ रहे हैं कि मास और वेट तो दोनों सेम है, अब आप कह रहे हो मास और वेट अलग हैं, कुछ तो गड़बड़ है ना। समझा रहा हूं बेटा, जो आपका एक्चुअली वजन है, जो हम बोलते हैं ना हमारा वजन ये है, बोलते हैं ना, वो मास होता है, वो वेट नहीं होता। हम जाते हैं और बोलते हैं भैया भैया मेरा ना वेट नाप दो, गलत। अब से बोलना भैया मेरा या तो वजन नाप दो या तो भैया मेरा मास नाप दो। मास, ये जो केजी होता है ना, केजी वो मास होता है, वो वेट नहीं होता। मान लो मेरा जो मास है वो कितना है? 78 केजी, तो ये मेरा मास है, मेरा वेट नहीं है। भैया बचपन से वेट बोलते आए हैं, वेट अलग होता है बेटा। अब आपको समझाता हूं वेट क्या होता है। बेसिकली वेट होती है मेरे ऊपर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स, वो मेरा वेट होगा। यानी वेट जो होता है, देखो मास को तो मैं एम से रिप्रेजेंट करता हूं, सबको मालूम है, ठीक है, बट वेट जो होता है उसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिकली वेट क्या होता है? मेरा मास क्या है? मान लो 70 केजी है, ठीक है, तो मेरा वेट क्या होगा? मेरे मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मेरा वेट होगा, ये मेरा वेट होगा। जो आप किसी मशीन पे खड़े होते हो तो केजी में ही आता है ना लिखा हुआ कि आपका वजन 70 है, 80 है, 50 है, 40 है, ये लिखा आता है ना।
बट अगर आप अपना वेट नापोगे तो वेट जो आएगा वो हमेशा न्यूटन में आएगा। किस में आएगा बेटा? न्यूटन में आएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या हो गया ये? फोर्स। और फोर्स किस में आती है? न्यूटन के। तो वेट हमेशा न्यूटन में होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी डिफरेंस भी बताऊंगा पूरा। बट लोगों को लगता है कि वेट भी सेम होता है, मास भी सेम होता है। नहीं भैया, मास आप नापते हो, वेट एक अलग चीज है। वेट इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना कि जो मून पे है ना, मून पे मान लो यहां पर मेरा जो मास है, मैं एक इंसान हूं, ठीक है, मेरा मास है यहां पर 100 केजी। ठीक है, तो मून पे अगर मैं जाऊंगा तो मेरा मास तो 100 केजी रहेगा। क्या मेरा मास घट सकता है? नहीं घट सकता। क्या? क्योंकि भाई जितना मेरा मास है वो तो हमेशा रहेगा, चाहे मैं किसी भी प्लेनेट पे हूं। क्या मेरा मास घट सकता है? नहीं घट सकता। बट क्या मेरा वेट घट सकता है? बिल्कुल घट सकता है। कैसे? क्योंकि जो मून होता है ना, मून, चंद्रमा के ऊपर जो ग्रेविटेशनल आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, जो आपका नकली दोस्त होता है बेटा, उसकी वैल्यू होती है अर्थ के 1/6 टाइम। 1/6 टाइम यानी G/6। तो यानी अगर मैं जाऊं कहां पर? मून के ऊपर, और अपना वेट कैलकुलेट करूं तो मेरा जो वेट आएगा ना वो पृथ्वी के कंपैरिजन में 1/6 टाइम आएगा, है ना? 1/6 टाइम आएगा। क्या है बात? समझ आई? नहीं समझ आई तो एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, उससे आपको समझ आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई लोड नहीं लेनी। पहले डिफरेंस समझ लो, इंपॉर्टेंट है। देखो, मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर यानी कोई उसकी डायरेक्शन नहीं होती, बट वेट की डायरेक्शन होती है। कैसे है डायरेक्शन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है ना बेटा, वो नीचे की तरफ खींचता है। इस वजह से क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। मास रिमेन सेम, हर जगह मास सेम है, बट वेट सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास इज मेजर्ड ड्यू टू मास अपन कैसे भी मेजर कर सकते हैं, बहुत सारी अपने मशीन्स आती हैं, बट वेट को मेजर करने के लिए हमें एक मशीन आती है, स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस की मदद से हमें करना होता है। अगला क्या है? जो मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? किलोग्राम होता है, जबकि वेट का यूनिट होता है बेटा क्या? न्यूटन। मैंने आपको बताया भी था कि वेट का यूनिट होता है न्यूटन। अगला, मास कैन नेवर बी जीरो। अगर कोई बॉडी है, क्या उसका मास जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। बट क्या वेट जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लो एक ऐसा प्लेनेट है जिसके अंदर ग्रेविटी है ही नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो है, तो क्या मेरा वेट भी जीरो हो जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल हो जाएगा। अरे हाँ या ना बोलना यार, तेरे को समझ आते नहीं आता बेटा, ध्यान से पढ़ ले, वरना कैमरे में ना घुस के मारूंगा, गुस्से। समझ रहा है? ऐसे देख रहा है, मारूंगा। ठीक है, पढ़ लिया कर। हाँ, मजाक मस्ती सूझती रहती है हर टाइम। मास डज नॉट चेंज बेस्ड ऑन लोकेशन। मास बदलेगा नहीं, बट वेट बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलेगा। ये कुछ पॉइंटर्स थे जो कि आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभार डिफरेंस पूछ लेता है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, आ जाओ फटाफट, कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल लगाते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? इमेजिन करो, बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, समझना। देखो, एक केस मानो आप जिसके अंदर क्या हो रहा है? डायामीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ। इमेजिन करो हमारे अर्थ की जो डायामीटर है ना, डायमीटर आधी हो जाएगी। अगर डायमीटर आधी हो गई तो क्या रेडियस भी आधी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो यानी मेरी रेडियस जो है वो अर्थ के रेडियस की आधी हो गई है। अगला देखते हैं, एंड इट मास बिकम 4 टाइम्स। अरे भैया ले भाई, मास जो है वो 4 गुना बना दिया है। क्या बात है? इट्स प्रेजेंट वैल्यू, हाउ वुड द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इफेक्टिव। अगर हमने एक नई पृथ्वी बनाई बेटा, एक नई पृथ्वी बना रहे, एक नई अर्थ बना रहे, देख रहे हो आप, साइंस वाले टीचर है, कुछ भी कर देंगे, है ना? नई पृथ्वी बना रहे हैं बेटा। अब देखो, एक नई पृथ्वी बना रहे हैं अपन। उस नई पृथ्वी में अपन वजन तो कर दिया अपन ने 4 गुना, और रेडियस कर दिया अपन ने आधा। छोटा बनाया बट मोटा बनाया, ठीक है। अब सवाल ये है, अगर मैं, मेरा जो वेट है वो नॉर्मल पृथ्वी पे 100 न्यूटन था, तो मेरा ये जो नया प्लेनेट है इसमें मेरा वेट कितना हो जाएगा? ये सवाल है। कैसे निकालोगे? देखो, आपको पता है वेट होता है, बेसिकली वेट होता है m इंटू जी। बेटा m तो सेम ही रहेगा, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नकली दोस्त, ये नकली दोस्त होती ऐसे हैं भाई, नकली दोस्त बदलते ही बदलते हैं, क्या करा जाए। तो नकली दोस्त बदलेगा ना, पलटेगा ना ये, हाँ बिल्कुल पलटेगा। तो यानी ये जी बदलेगा, और ये जी की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो बेटा? देखो, जी होता है GM/r², ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जी, और m कितना हो गया? 4 गुना हो गया। 4 गुना हो गया ना बेटा। और जो आपका r है, रेडियस है, वो कितना हो गया? r/2 हो गया, यानी r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करना है? ये r/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? r²/4, और ये जो 4 है ये ऊपर आ जाएगा। तो फाइनल आपका आ जाएगा कितना? GM इंटू 16 डिवाइड बाय r²। अब ये जो GM/r² है, ये तो आपका पृथ्वी वाली ग्रेविटी है।
पृथ्वी वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। तो यानी 16 टाइम्स हो गया बेटा, देख पा रहे हो कितना हो गया, 16 गुना हो गया, 16 गुना। यानी अब जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी हो गई, 16 टाइम्स हो गई, जो कि आपकी नॉर्मल होती थी। यानी अब किसी भी इंसान का अगर आप वेट नापोगे, मास नहीं बेटा, वेट नापोगे, तो वो वेट कितना हो जाएगा, 16 गुना। अगर मेरा 100 न्यूटन था वेट पृथ्वी पे, तो इस नए प्लेनेट पे मेरा वेट आ जाएगा कितना, बोल भाई, 1600, 1600 आ जाएगा मेरा क्या वेट, 16 गुना हो गया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर के अंदर दिखने वाला है। अब बहुत बच्चे पूछेंगे भैया आपकी कोई मतलब स्कूल वालों से आपकी भैया कोई ये सेटिंग वेटिंग है क्या, आपको कैसे पता चलता है कौन सा क्वेश्चन आने वाला है? बेटा कुछ बातें जो होती हैं वो अपने तक ही सीमित रहें तो ही अच्छा है ना। आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूं आप वो सॉल्व करो, पेपर के अंदर आएगा, ये अपनी गारंटी है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने आपको एक चीज तो बताई दी, एक चीज मैंने आपको बता दी कि जो वेट है किसी भी इंसान का, मून पे जाके वो 1/6 टाइम हो जाएगा। इस वैल्यू को याद रखना, कि आप एक याद रखना, अगर किसी भी इंसान का मून पे वेट निकालें तो अर्थ के कंपैरिजन में कितना हो जाएगा, 1/6 टाइम हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात को आप याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन के अंदर आपको बताएगा नहीं, है ना। तो इस वजह से इसको आप याद रखना कि मून के ऊपर क्या हो जाता है, 1/6 टाइम हो जाता है किसके, अर्थ के वेट के। क्यों होता है? क्योंकि जो मून की जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी है, g/6। बहुत बढ़िया, होशियार हो गए हो मेरे साथ रह रहे के। चलो आगे देखते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, सॉल्व करो। मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूं जल्दी। चलो देखते हैं, फाइंड द वेट ऑफ एन 80 kg मैन ऑन अ मून सरफेस, कैलकुलेट हिज मास ऑन द अर्थ एंड मून। देखो इमेजिन करो, एक भैया 80 किलो का क्या है, इंसान है, इसका मास है, उसका हमें वेट बताना है मून के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, मून के ऊपर। आपको मालूम है कि मून के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, g/6, यही होता है, अभी बताया, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं वेट निकाल दूं, m इंटू जी, यानी 80 इंटू g/6, है ना। g की वैल्यू क्या ले लेते हैं, राउंड ऑफ करने के लिए हम g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, है ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, अगर नहीं होता तो 10 भी ले सकते हो, 9.8 भी ले सकते हो, अपनी इच्छा के हिसाब से। हमने यहां पर 10 ले लिया, तो फाइनली आ जाएगा आपका 800/6। तो अब इसको आप पॉइंट्स के अंदर सॉल्व कर लेना, अगर सॉल्व हो रहा होगा, ये आ जाएगा 400/3, 400/3 न्यूटन, 400/3 न्यूटन। अब इसको फाइनल आप पॉइंट्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो, वरना यहां तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया आपका वेट। अब पूछ रहा है कैलकुलेट मास, देखना बेटा, मास ऑन अर्थ एंड मास ऑन मून। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मास बदलता है? नहीं बदलता बेटा, मास सेम रहता है। तो मास तो 80 किलो है, चाहे अर्थ हो चाहे मून हो, मास विल ऑलवेज रिमेन सेम। क्या बात है यार भैया, बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, हम वैसे ही डरते आ रहे हैं इतने टाइम से। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज द ग्रेविटी ऑफ अर्थ सडनली बिकम 0। इमेजिन करो, इमेजिन करो, ये आपका अर्थ है और इसके अराउंड ये आपका मून घूम रहा है, ये मून घूम रहा है, ठीक है। अब इमेजिन करो अर्थ की जो ग्रेविटी है ना वो अचानक से 0 हो जाए, ग्रेविटी खत्म हो जाए, तो क्या आपका मून अब भी घूमता रहेगा ऐसी? नहीं घूमेगा, क्योंकि अब कोई भी फोर्स नहीं होगी ना इस डायरेक्शन में। क्या कोई फोर्स होगी? नहीं होगी, ग्रेविटी खत्म हो गई। तो अब क्या होगा, आपका मून सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से ऐसे निकल जाएगा। सेंट्रिपिटल फोर्स बताया था ना, जो बाहर की तरफ लगती है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से क्या करेगा, मून विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या करेगा, वो सर्कल में नहीं घूमेगा, अब वो सीधी लाइन में चला जाएगा, ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स। शुरू में बताया था, जब भी कोई चीज सर्कल में घूमती है, फोर्स लगती है, बाहर की तरफ उसे फेंकती है, कौन सी, सेंट्रिपिटल फोर्स। भाई उसकी मदद से मून टाटा बाय बाय गुड बाय बोल के बोलेगा, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। चलिए अब ये एक क्वेश्चन है जो कि आपको ट्राई करना है, ये आपका इसी से रिलेटेड, ऐसा सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ये आपका HW है, होमवर्क है, फटाफट से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अभी सेम क्वेश्चन ऐसा कराया मैंने, इस वजह से होमवर्क दे रहा हूं, आप कर लोगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अब हो गया स्क्रीनशॉट, अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि फ्री फॉल। देखो फ्री फॉल को वैसे मैं मोशन चैप्टर के एंड में भी बता चुका था, बट इस चैप्टर के अंदर हैं कुछ सवाल, तो मैं आपको वो भी करा देता हूं। फ्री फॉल क्या होता है, जब किसी भी चीज को, ये इसको मैंने छोड़ा, इसको मैंने छोड़ा, कोई फोर्स लगाई नहीं लगाई, तो नीचे क्यों आया, नीचे क्यों आया, ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी कोई चीज को आप ऊपर से छोड़ रहे हो और उस पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, मैं ऐसे नहीं फेंक रहा, मैं बस छोड़ रहा हूं, तो किस वजह से नीचे आ रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी।
तो उस मोशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं बेटा? फ्री फॉल। जब भी कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, देन इट इज नोन फ्री फॉल, है ना। उसमें हम कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं। अब देखो, आपने बहुत सारे रूल्स पढ़े थे, मोशन चैप्टर पढ़ा है तुमने? मेरे से नहीं पढ़ा है तो वीडियो देख लेना, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाके 9th क्लास की। देखो, हमने बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी से सारी क्वेश्चंस पढ़ी थी। V=80 याद करो। विनेता और उमेश जंगल में गए, एटम बम का टुकड़ा मिला। उसके बाद क्या हुआ? याद करना बेटा, उनका एक दोस्त था शुभम, है ना, S=UT+12। याद आ रहा है? हाँ, शुभम था, उसके यूनिट टेस्ट चल रहे थे, उसके पास आधा एटम बम का टुकड़ा था। फिर किसकी लड़ाई हो गई थी? विनीता उमेश की लड़ाई हो गई थी, V² - U²। वो उसने क्या बोला था उमेश ने विनीता से? तू मेरा आसमां, यानी 2AS। अब फ्री फॉल के अंदर ये क्वेश्चंस थोड़ी सी बदल जाती हैं। कैसे बदल जाती हैं? जहां जहां पर भी आपको एक्सेलरेशन दिख रहा है ना, वो एक्सेलरेशन अब बदल जाएगा किससे? जी से। क्यों? क्योंकि यहां पर आ गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो तीनों इक्वेशन बदल जाएंगी। ये हो जाएगा आपका V=U+dt, ये आ जाएगा h, या फिर आप s भी लिख सकते हो, है ना, आप s भी लिख सकते हो, डिस्टेंस जो है। h=UT+12GT² और V²=U²+2GH, यानी एक्सेलरेशन की जगह क्या आ गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया। तो जो आपकी इक्वेशन थी वो ऐसे बदल जाती हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल है, बट उसको करवाने से पहले साइन कन्वेंशन समझ लो। और उस चैप्टर में बताया था, फिर बता रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आएगा पेपर के अंदर और गलत करके आते हैं, 90% बच्चे गलत करते हैं। बट तुमने अगर प्रशांत भैया से पढ़ा, वाई टू फियर व्हेन प्रशांत भैया से। चलो, अगर कोई भी चीज बेटा नीचे आ रही है ना, तो हमेशा उसको नेगेटिव लेना। कोई भी चीज अगर ऊपर जा रही है तो उसको पॉजिटिव लेना। क्या क्या चीजें पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे? अगर कोई भी बॉल को मैं ऊपर से नीचे फेंक रहा हूं, तो उसकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि वो नीचे की तरफ है, तो उसकी वेलोसिटी को आप नेगेटिव लोगे, हमेशा याद रखना, ठीक है। उसकी जो हाइट है, ये जो उसकी हाइट है ना, ये जो उसका डिस्टेंस है s, इसको भी आप क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। नेगेटिव लेना है बेटा, याद रखना। आपके स्कूल में शायद अलग तरीके से बताया हो, बट ये तरीका 100% वर्क करता है, सही आंसर आएगा, कोई भी टीचर गलत नहीं कर सकता है, मेरी गारंटी है, ठीक है। जब भी कोई चीज नीचे आ रही है, डिस्टेंस भी अपन नेगेटिव लेंगे, वेलोसिटी भी नेगेटिव लेंगे। अब एक चीज बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसी भी चीज को आप ऊपर फेंक रहे हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लग रहा है? नीचे लग रहा है ना। तो जी जो होगा, आपका जो जी होगा, वो हमेशा नीचे लगेगा। तो इस वजह से जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेना। हर क्वेश्चन के अंदर जी की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, चाहे किसी चीज को ऊपर फेंका जाए चाहे नीचे फेंका जाए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जी हमेशा नीचे लगता है। इस वजह से जी की वैल्यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव। एक बार क्वेश्चन इन तरीकों से ट्राई करना, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। विद प्रूफ दिखाता हूं, चलो एक सवाल देखते हैं। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 20 मीटर, ठीक है, एक 20 मीटर का टावर है, मान लो एक टावर ये रहा, और इससे मैंने एक पत्थर को नीचे गिरा दिया। हमें क्या गिवन है? हमें सबसे पहले हाइट गिवन है, यानी हमें डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस क्या है? 20 मीटर। अब तुम खुद बताओ, पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं? अरे भैया, नीचे अगर कोई भी चीज आएगी नेगेटिव। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। हमें क्या बताना है? देखो, इनिशियल वेलोसिटी इन केस के अंदर हमेशा 0 होती है ना, 0 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइनल वेलोसिटी बतानी है। हमें एक और चीज गिवन है, क्या? कि जब भी कोई चीज फ्री फॉल करती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाती है? जी। जी यानी अपन 10 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी नेगेटिव का, क्योंकि जी हमेशा कहां लगती है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ, तो हमेशा जी नेगेटिव लेनी है ना। तो हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? 10 - 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये आपको 4 चीजें हैं और आपको ये निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएं? सोचो 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 सोचो। अरे भैया, एक फॉर्मूला था, कौन सा? V² - U² इक्वल्स टू 2AS। क्या ये लगा दूं? बहुत बढ़िया। तो चलो मेरे साथ फटाफट से सॉल्व करो। U की वैल्यू तो 0 है, तो V² इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है? -10 डिस्टेंस क्या है? -20 बेटा, -20। अब देखो, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, बहुत बढ़िया। तो अब क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों माइनस जो हैं आपके क्या हो जाएंगे? वो कट जाएंगे। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? ये आएगा आपका 400, है ना। और ये V² की वैल्यू है बेटा, अंडर रूट ले लो, तो V की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। क्या बात है। अब आप देखो, साइन कन्वेंशन की मदद से हमने एक्यूरेट आंसर निकाला। अगर तुमने साइन गलत लगाए होते, नेगेटिव पॉजिटिव की मिस्टेक करी होती, तो आंसर तुम्हारा माइनस में आ रहा होता और तुम डर जाते, ओहो भैया ये क्या हो गया, है ना। तो साइन कन्वेंशन याद रखना, कोई भी चीज नीचे आएगी तो हम नेगेटिव अज्यूम करते हैं, कोई भी चीज ऊपर जाएगी तो हम हमेशा पॉजिटिव अज्यूम करेंगे। इतना फोकस रखना बस, ठीक है। चलो और क्वेश्चन कर ले, चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं फ्री फॉल के। देखते हैं अगला सवाल क्या है। ऑन दी अर्थ अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम दी हाइट,
इमेजिन करो, इमेजिन करो, ये एक क्या है, ये आप मान लो एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब इधर से क्या है, इधर से मैंने एक बिल्डिंग है, इधर से मैंने स्टोन को ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है और मैंने उसको ऐसे फेंका है, और एक और बिल्डिंग है जिससे मैंने स्टोन को ड्रॉप करा है, ड्रॉप यानी ऐसे छोड़ देना, है ना, और एक को मैंने ऐसे फेंका है, ये ले भाई, है ना, एक को मैंने ऐसे फेंका है। तो ये बोल रहा है पहले कौन नीचे आएगा, कौन सा स्टोन सबसे पहले ग्राउंड को हिट करेगा, क्या लगता है, सोचो क्या लगता है, मैं बताऊं, दोनों एक साथ करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, इसके पास इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है, बिल्कुल है, हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी है, बट क्या इसके पास कोई नीचे जाने की वेलोसिटी है, क्या मैंने इसको ऐसे फेंका है, अगर मैं किसी भी स्टोन को नीचे फेंकता तो ऑब्वियस सी बात है वही जल्दी आता नीचे, बट मैंने इसको सीधा फेंका है, सीधा फेंका है यानी इस तरफ वेलोसिटी है बट नीचे कोई वेलोसिटी नहीं है, और क्योंकि नीचे कोई वेलोसिटी नहीं है तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेंगे, जीरो ही लेंगे, और ये भी ऐसे जाके ऐसे नीचे गिरेगा और ये ऐसे नीचे गिरेगा, तो दोनों एक साथ ही नीचे जाके गिरेंगे। तो याद रखना, अगर किसी भी चीज को हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हॉरिजॉन्टल फेंकोगे और एक को ड्रॉप करोगे, नीचे कौन गिरेगा, तो बच्चे को लगता है ये वाला जल्दी गिर जाएगा, नहीं, दोनों साथ में गिरेंगे, क्योंकि इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल नहीं है। चलिए बेटा अगला एक और सवाल देखते हैं, आइए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। सवाल ये है, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज, अगर एक कार है, ओ भाई कार ही गिरा दी इन्होंने, तो बताओ किसी की मृत्यु करवा रहे हैं लोग। चलो भाई चिंटू लाल की गाड़ी ले लेते हैं, अकार और चिंटू लाल, भैया चिंटू लाल की कितनी हत्या करोगे, कोई बात नहीं, चिंटू लाल की मरने की कहानी पार्ट 2 लेकर आए हैं हम, सुनते हैं। चिंटू लाल की गाड़ी एक लेज से नीचे गिर जाती है, ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड, क्या बात है, क्या बोल रहा है, लेट जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। देखो एक गाड़ी थी, यानी यू जो थी उसकी वो 0 थी, नीचे गिर रही है बेटा, क्या गिर रही है, नीचे, टाइम आपको दे रखा है 0.5 सेकंड, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। आपको क्या निकालना है, आपको v निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, और आपको गिवन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, याद रखना क्या होगा, नेगेटिव में होगा। क्या आप कोई इक्वेशन लगाकर v निकाल सकते हो, सोचो सोचो सोचो, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओ, सोचो, क्या हम किसी भी इक्वेशन को लगा सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा, बिल्कुल निकाल सकते हैं, वापस से सोचो कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि कैसे हम उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं नीचे जाते टाइम। बहुत बढ़िया, अब लगा तुम्हारा दिमाग, मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर हम लगा सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बहुत बढ़िया। तो आपका जो v आएगा वो क्या आएगा, u की वैल्यू है 0 और a क्या है, a है आपका -10 इंटू 0.5, तो v आपका आ जाएगा कितना, v आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। भैया माइनस का क्यों आया, क्योंकि कोई चीज नीचे जाके गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी माइनस में हमने अज्यूम करा है ना, साइन कन्वेंशन ये बोलता है कोई भी चीज नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव, हम उसकी वेलोसिटी ले रहे होंगे, तो इस वजह से यहां पर अपन क्या ले रहे हैं, यहां पर अपन माइनस का साइन आ रहा है, बट एक्चुअली में जो वेलोसिटी होगी वो तो यही होगी ना, 5 मीटर पर सेकेंड। चलो अब अगला देखते हैं, यहां तक निकल गया, वेलोसिटी निकल गई, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, ओहो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा, देख लेना, एवरेज स्पीड कुछ नहीं होती, एवरेज स्पीड होती है v प्लस यू बाई 2, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2, तो इनिशियल तो 0 थी और ये थी 5, तो 5 प्लस 0 बाई 2 आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, हाउ हाई द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट कितनी थी, s कितना है, अब हमें निकालना है बेटा s कितना है ना, ये अपना आ गया -5 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ s कैसे निकालोगे, कौन से फॉर्मूले से लगाओगे, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, इससे भी आ जाएगा आपका आंसर, आंसर तो आपका इससे भी आ जाएगा, है ना, कैसे निकालोगे आंसर, देखो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, v स्क्वायर, v क्या था आपका 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू कितना -10 इंटू s, ठीक है बेटा। अब आपका ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका माइनस का 25/20, ये आ गई आपकी s की वैल्यू, इसको सॉल्व कर लेना तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 5/4 जो कि है माइनस का, तो s की वैल्यू आ गई माइनस का 5/4, तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट कितना आ रहा है बेटा, चेक करना है 1
टू 1.2, हाँ तो माइनस का 1.2 मीटर। अब यहां पर भी माइनस क्यों आया? माइनस क्यों है मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज अगर नीचे आएगी तो उसकी हाइट भी नेगेटिव आएगी, हाँ या ना बोल? बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। तो क्या आ गया, अपनी हाइट भी आ गई कितनी, 1.25 मीटर। 1.25 मीटर माइनस का 5/4 आया, सॉल्व करोगे तो 1.25 के आसपास आसपास है ना, 1.25 ही है। ठीक है, आ गया समझ में? बहुत बढ़िया यार, देख रहा है इतने बड़े क्वेश्चन को इतने आसान तरीके से हमने कर लिया, मतलब उतना टफ नहीं है जितना हम सोच के बैठे हैं, जितना हम होल्ड करके बैठे हैं कि बहुत टफ है बहुत टफ है, नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, देख ले कितना आसान है। बहुत सही। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं फ्रीवॉल के, जो कि आप आराम से बैठ के कभी भी ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है आपका कैपलर लॉ। अब देखो कैपलर लॉ बेसिकली आपके सिलेबस के अंदर उतना नहीं है, सच्चाई बता रहा हूं, सिर्फ आपको कैपलर 1, 2, 3 लॉस की डेफिनेशन याद करनी है। कॉन्सेप्ट बहुत डीप है इनका, आपके सिलेबस में नहीं है। आपको डेफिनेशन पढ़नी है कि भैया कैपलर बाबा ने क्या बोला, तो कैपलर बाबा आए और उन्होंने बोला 3 लॉ दूंगा, तीनों लॉ समझ ले। मैंने कहा समझा दो। पहला लॉ उन्होंने बोला कि जो प्लेनेट होते हैं ना वो सन के अराउंड घूमते हैं। मैंने कहा बात तो सही है ना, कैसे घूमते हैं, एक इलिप्टिकल पाथ के अंदर घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट की फॉर्म में घूमते हैं, यानी एक ऐसा ऑर्बिट होता है, इलिप्स कैसा होता है बेटा, ऐसा होता है, और सन होता है, सन बीच में नहीं होता, सेंटर में नहीं होता, यहां पर होता है सन, इस जगह पर। ठीक है, और यहां पर जो होते हैं आपके चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे इस पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं आपके क्या, प्लैनेट्स। ठीक है, और इस जगह पर होता है, तो मतलब जब भी प्लैनेट्स घूमते हैं सन के अराउंड तो एक इलिप्टिकल पाथ, इसको हम इलिप्स बोलते हैं, मैथ की फिगर है, इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। ठीक है, और आपको इसी वजह से गर्मी और सर्दियां समझ आती होंगी, है ना। गर्मी और सर्दियां क्यों होती हैं, जब हम सूरज के एकदम करीब आ जाती है आपकी पृथ्वी तो क्या हो जाती है, गर्मियां आ जाती हैं, जो उससे दूर चली जाती है तो सर्दियां आ जाती हैं। समझ पाए गर्मियां और सर्दियां क्यों आती है, क्योंकि जो अर्थ है वो कैसे घूमता है, इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, और यही बताया पहले लॉ ने। ठीक है, अगला देखते हैं, कैपलर लॉ ऑफ एरिया। कैपलर बाबा ने अगला लॉ दिया। कैपलर बाबा ने बोली एक बात समझना बेटा, तुझे ये समझ में आ गया ना कि इलिप्टिकल में घूमता है। मैंने कहा बाबा जी बिल्कुल समझ में आ गया। तो उन्होंने कहा अब अगली चीज समझ, देख अगर मान ले एक टी टाइम के अंदर आपकी पृथ्वी ने यहां से लेकर यहां तक का एक चक्कर काटा, मान लो 6 महीने के अंदर यहां से लेकर का यहां तक का चक्कर काटा। ठीक है, यहां से यहां तक आ गई, तो ये जो एरिया बनता है ना, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है जो कि कितने में हुई है, 6 महीने के अंदर काटा है आपके पृथ्वी ने चक्कर, ये जो एरिया बना है ना ये कांस्टेंट रहेगा। अगर आपका अर्थ, अब मान लो आपका अर्थ यहां पर है और वो यहां से यहां जाता है कितने टाइम के अंदर, 6 महीने के अंदर, कितने, 6 मंथ के अंदर, तो अब जो सूरज के कंपैरिजन में एरिया बनेगा ना, ये जो एरिया है ये एरिया हमेशा सेम रहेगा। समझ पाए, ये एरियाज जो है हमेशा सेम रहेंगे। अगर वो एक टी टाइम के अंदर एक एरिया कवर कर रहा है ना, तो अगले टी टाइम के अंदर भी वो उतना ही एरिया कवर करेगा, कम ज्यादा नहीं कर सकता। यही बताया, as the planet moves in orbit the imaginary line between planet and sun sweeps out equal area, बराबर एरिया बनाती है इन इक्वल टाइम, बराबर समय पर बराबर एरिया आपका बन के आता है। ठीक है, दिस मीन्स द प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर। समझना इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि प्लैनेट जो है उनकी जो रेट है एरिया कवर करने की वो हमेशा सेम रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। कभी कभार ये हो जाता है कि प्लैनेट्स के मोशन की स्पीड इंक्रीज हो सकती है, बट किस केस में हो सकती है वो समझना, जब यहां पर है, जब यहां से लेकर यहां तक का उसने मोशन करा तो उसको कम एरिया को कवर करना था, कम एरिया को कवर करना था, बट जब यहां से यहां तक का मोशन करा तो अब देखो उसको कितने बड़े एरिया को कवर करना पड़ रहा है, कितने बड़े एरिया को। तो यानी आपका जो पृथ्वी है ना वो मोशन ऐसे करता है कि सेम एरिया बनता है सेम टाइम पीरियड के अंदर। अगर फिर भी समझ नहीं आया बेटा तो कोई बात नहीं, आप डेफिनेशन याद कर लो, क्योंकि ये अभी नहीं पढ़ोगे, आप 11वीं में जिनको साइंस लेनी है तब तुम पढ़ोगे आराम से। एक चैप्टर आता है उसके अंदर आप डिटेल में पढ़ते हो, अभी आपको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। और लास्ट लॉ है टाइम पीरियड का लॉ। देखना टाइम पीरियड का लॉ क्या बोलता है, द टाइम ऑफ द प्लैनेट टेक्स टू कंप्लीट अ वन ऑर्बिट, जितना टाइम एक ऑर्बिट को लगाने में लगता है ना, इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यानी जो टाइम है ना, जो एक टाइम एक चक्कर लगाने में लग रहा है टाइम पीरियड, वो जो टाइम पीरियड है वो रिलेटेड है कि सूरज और प्लेनेट के बीच का रेडियस कितना है, डिस्टेंस कितना है, क्या है, डिस्टेंस कितना है। और यहां पर एक क्वेश्चन आ जाती है, वो एक क्वेश्चन होती है क्या, कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। यानी अगर पृथ्वी घूम रही है सूरज के चारों ओर, पृथ्वी और सूरज के रेडियस अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो
टाइम लगेगा ना एक चक्कर काटने का, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा। और यही बोलता है केपलर का लॉ ऑफ पीरियड्स। मुझे पता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बस आप सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन कर लेना। इसी वजह से क्लास 9th के अंदर ये टॉपिक स्कूल्स के अंदर नहीं पढ़ाया जाता, बट अगर आपको पढ़ाया गया है सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाएगी, डिटेल में कोई नहीं पूछता। बहुत सारे स्कूल्स के अंदर डिलीटेड है, बट मैंने सोचा आपको पढ़ा देता हूं। चलिए, तो तीन चीजें हम हमेशा याद रखेंगे। अब आ जाता है हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो कि है थ्रस्ट, और यह है बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ। बेटा थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट कुछ नहीं है, बेसिकली दिस इज परपेंडिकुलर फोर्स। अच्छा देखो, मैं एक चीज थ्रस्ट पढ़ाता हूं, बट उससे पहले एक चीज बता देता हूं। देखो, जैसे मैं कभी कभार कमेंट सेक्शन देखता हूं ना, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया हमारे पेरेंट्स जो है हमें सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। एक बात समझो दोस्तों, देखो एक कहानी समझना, ये कहानी है पेंसिल और इरेजर की। पेंसिल लिखती जाती है और इरेजर मिटाता जाता है। इरेजर उस पेंसिल की गलतियों को छुपाने के लिए खुद घिसता जाता है, घिसता जाता है, घिसता जाता है, घिसता जाता है, छोटा से छोटा होता जाता है। यही करता है ना इरेजर। अब ये कहानी पेंसिल और इरेजर की नहीं है, ये कहानी है तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता की। तुम पेंसिल हो, तुम गलतियां करते हो, तुम मिस्टेक्स करते हो। हमारे पेरेंट्स खुद की मेहनत से उन गलतियों को क्या करते हैं, रब करते हैं, है ना। तुम्हें पढ़ाने के लिए पता है कितने पैसे लगाते हैं वो, तुम्हारी अच्छी एजुकेशन के लिए वो कितनी चीजें सेक्रीफाइस करते हैं। एक पैंट कम खरीद लेंगे, एक शर्ट कम खरीदेंगे, बट तुम्हारे पास कोई कमी नहीं होने देंगे। ये होते हैं पेरेंट। तो अपने माता पिता को कभी ऐसा मत बोलना कि मेरे माता पिता सपोर्ट नहीं करते। उनकी जो हैसियत है उसके हिसाब से वो तुम्हें बेस्ट एजुकेशन देते हैं, एंड ट्रस्ट मी ये हर एक पेरेंट करता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा मत सोचा करो। चलो अब आते हैं हमारे थ्रस्ट के ऊपर। देखो अब मान लो थ्रस्ट क्या है। थ्रस्ट है बेसिकली एक परपेंडिकुलर फोर्स। क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली। ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट मुझे अब ऐसे फोर्स लगाए, अब मेरे हाथ पे परपेंडिकुलरली फोर्स आ रही है, देखो परपेंडिकुलरली, तो ये क्या है? थ्रस्ट है। तो थ्रस्ट एक टाइप की फोर्स ही है, बट बस परपेंडिकुलर फोर्स है, कोई फर्क नहीं है। अगर कोई परपेंडिकुलर फोर्स होगी, जैसे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, देखो है ना, ये सरफेस है और ऐसे 90 डिग्री का एंगल, तो इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोल देंगे थ्रस्ट। कोई डिफरेंस नहीं है। अब परपेंडिकुलर फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट, और इसका यूनिट भी न्यूटन ही होता है, क्योंकि फोर्स का यूनिट भी न्यूटन ही होता है, ठीक है। जैसे कि एक बैलून है, वो बैलून नीचे आता है ग्रेविटी की मदद से, बट वो बैलून ऊपर क्यों जाता है? ऊपर जाता है थ्रस्ट की मदद से। उस पर थ्रस्ट लगता है ना बेटा, एयर का एक प्रेशर लगता है जो कि परपेंडिकुलर लगता है ऊपर की तरफ, जिस वजह से बैलून ऊपर जाता है। तो जो परपेंडिकुलर फोर्सेज होती है उनको हम थ्रस्ट बोलते हैं। अब अगला आ जाता है प्रेशर, बड़ा इंपॉर्टेंट। प्रेशर क्या होता है? बेसिकली प्रेशर होता है क्या? थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स बाय एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने क्या बोला, मेरे हाथ पे ये पेन है, ये पेन देख रहे हो राउंड सा, ये पेन है, ठीक है, ये मेरे हाथ पे लग रहा है, तो मेरे हाथ पे एक प्रेशर बना रहा होगा बेटा, प्रेशर बना रहा है ना, ठीक है। बट अगर मैं इस पेन को उल्टा करूं, अब ये पेन की निब है, ये देखो पेन की निब है जो कि आगे से पेन ही है, अगर मैं इसको लगाऊं तो अब देखो अब कितना हाथ कितना अंदर जा रहा है, अब बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है, दर्द भी हो रहा है बेटा। अगर मैं बहुत दबाऊंगा तो दर्द भी होगा। क्यों? क्योंकि याद रखना प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, यानी फोर्स तो सेम ही थी, सेम फोर्स यहां लगाई, सेम फोर्स यहां लगाई, सेम फोर्स यहां लगाई, सेम फोर्स यहां लगाई, बट पहले केस के अंदर एरिया देखो, इसका एरिया ज्यादा है। जब एरिया ज्यादा होगा, एरिया बढ़ाया तो प्रेशर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। जब ऐसे में रख रखा था तो भैया दर्द ही नहीं हो रहा, बट अब क्या हुआ? एरिया इसका कम हो गया, पैना हो गया, एरिया एकदम कम हो गया। जैसे एरिया कम हुआ प्रेशर महसूस होना स्टार्ट हो गया। यानी याद रखना क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया, है ना, फोर्स बाय एरिया, याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका यूनिट। यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट होता है पास्कल, बेटा याद रखना, क्योंकि बार बार पूछा जाता है डिफाइन 1 पास्कल। कैसे डिफाइन करोगे? 1 पास्कल इज द प्रेशर व्हेन 1 न्यूटन, ध्यान रखना 1 पास्कल को कैसे वो करोगे, डिफाइन करोगे। 1 पास्कल इज द प्रेशर व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। एरिया मीटर स्क्वायर में होता है ना, तो जब 1 न्यूटन फोर्स लगती है 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर, तो जो प्रेशर लग रहा होता है उसको हम बोलते हैं 1 पास्कल। ये डेफिनेशन बार बार पेपर के अंदर आती है और तुम्हारे में भी आएगी, ठीक है। तो याद रखना इसका यूनिट होता है पास्कल, और किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं बेटा, वो भी आप समझना, ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले आप कुछ एग्जांपल देखो। व्हाई डज अ शार्प नाइफ कट बेटर देन अ ब्लंट नाइफ? यानी ये क्वेश्चन आ सकता है, एक जो शार्प नाइफ होता है वो अच्छे से काट देता है, ब्लंट नाइफ क्या होता है? जिसकी धार चली गई होती है ना।
जब भी किसी नाइफ की धार चली गई होती है ना, तो वो मोटा हो जाता है, वो मोटा हो जाता है। देखो अब अगर कोई चीज मोटी हो गई तो उसका एरिया ज्यादा हो गया, अगर एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो गया। जबकि जो शार्प नाइफ होता है उसका एरिया जो है वो एकदम कम है, तो जैसे इसको किसी चीज पर रखेंगे तो भैया वो क्या करेगा, प्रेशर बहुत लगाएगा। तो मतलब सारा गेम है प्रेशर का, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जो शार्प नाइफ होता है उसका एरिया कम होता है, इस वजह से प्रेशर ज्यादा होता है। अगला देखते हैं, why is it difficult to hold a school bag having a strap made up of thin and strong string। यानी इमेजिन करो, मैं अगर एक बैग लेकर आया, बड़ा मजबूत बैग है, बट अगर उसकी जो स्ट्रैप है ना वो बड़ा पतला सा है, इतना सा है, इतना सा पतला सा स्ट्रैप है, और मैं इतना भारी बैग लेके चल रहा हूं, ऐसा कंधे में दुखता है ना यार जोर से। बट अगर कोई स्ट्रैप जो चौड़ा है, वाइड है, तब नहीं दुखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जैसे ही एरिया बढ़ा तो प्रेशर जो है मेरे शोल्डर पे वो कम हो गया, है ना, मेरे शोल्डर पे जो प्रेशर आ रहा था वो कम हो गया। पर जैसे ही मेरा एरिया जो था वो ऐसा पतला सा हो गया, अब प्रेशर बहुत ज्यादा महसूस होता है और दर्द होने लगता है। इस वजह से बोलते हैं जो भी बैग लो ना उसका स्ट्रैप चौड़ा होना चाहिए। समझ गए? तो आपसे खरीदो ना तो स्ट्रैप देख के खरीदना कि चौड़ा वाला ले रहे हो या फिर ऐसे पतला सा ले रहे हो। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं, वाई डू नेल्स हैव शार्प एंड। क्यों होते हैं नेल्स के शार्प एंड? क्योंकि भैया नेल्स को आपको ऐसे हथौड़े से मारना है, नेल्स के शार्प एंड होते हैं तो प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं तो इजीली किसी भी चीज के अंदर चले जाते हैं। अगला देखते हैं, व्हाई डज कैमल हैव ब्रॉड फीट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जो ऊंट होते हैं, जो कैमल होते हैं, उनके जो पांव होते हैं ना बड़े चौड़े होते हैं, इतने चौड़े पांव होते हैं ना, अपने हाथ से भी बड़े पांव होते हैं उनके। क्यों? क्योंकि उन्हें सैंड पे चलना है, रेत पे चलना है, मिट्टी पे चलना है। और मिट्टी क्या होती है ना, मिट्टी अंदर धस सकती है। बट अगर मेरे पैर बड़े होंगे, ऐसे चौड़े होंगे, तो यानी सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया, और जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज करा तो प्रेशर जो था वो कम हुआ, और प्रेशर कम हुआ तो पैर जो है वो मिट्टी के अंदर नहीं जाएगा और आप इजीली चल सकते हो, इजीली आप चल सकते हो। इस वजह से इनका जो पैरों का जो सरफेस एरिया होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है ना, बड़े बड़े पैर होते हैं तो बहुत बड़े बड़े, ताकि आराम से चल पाए। अगला अगला क्या है? अगला आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी मिट्टी के ऊपर खड़े हो तो आपके पैर अंदर धंसने लगते हैं, बट अगर आप मिट्टी के ऊपर जाकर लेट जाओ, आप आराम से ऐसे लेट जाओ, तब नहीं आप धंसते मिट्टी के अंदर। क्यों? क्योंकि जब आप पैर पे खड़े हो ना तो पैर का आपका एरिया तो कम है, प्रेशर ज्यादा है। बट अगर तुम लेट गए तो क्या होगा? एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम लगेगा तो नीचे कैसे जाओगे मिट्टी के। अगला, द रेयर व्हील ऑफ ट्रैक्टर आर ब्रॉड। आपने देखा होगा ऐसे कुछ ट्रैक्टर आते हैं, तो जो ट्रैक्टर होते हैं इनके पीछे के टायर होते हैं ना बेटा, बड़े चौड़े चौड़े से होते हैं ना, इतने बड़े, इतने चौड़े चौड़े टायर होते हैं। क्यों क्यों होते हैं इतने चौड़े टायर? क्योंकि उन्हें ना मिट्टी के अंदर काम करना है, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया क्या उतना कम प्रेशर, और वो इजीली मिट्टी के अंदर चल पाएंगे, तो इजीली मूव कर पाए। इस वजह से ये जो सारी स्लाइड्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, एक बार इनको रीड कर लेना क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए, प्रेशर इन फ्लूइड को पढ़ाने से पहले कुछ एक क्वेश्चन आपको और दिखा देता हूं, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। देखो, अगर एक ब्रिक है, अगर एक ईंट है, वो जो ईंट है ना बेटा वो है 2.5 kg की। अब बोल रहा है एंड इट्स डायमेंशन इज 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, है ना, ऐसा ही तो होती है कोई भी ईंट होती है। तो बोल रहा है फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड विद डिफरेंट फेसेस। आपको थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, उसके लिए मैं एक रजिस्टर लेकर आता हूं, एक मिनट दो, एक रजिस्टर लेके आता हूं ताकि आपको उससे थोड़ा बहुत समझ आ पाए। चलो, जैसे कि ले लेते हैं, ये एक अपन रजिस्टर ले लेते हैं, ठीक, ये मान लो ब्रिक है, ठीक है, इसके अलग अलग एरियाज हैं। जैसे इमेजिन करो, अगर मैंने इस ब्रिक, ये एक ब्रिक है, इसको अगर मैंने मिट्टी पे ऐसे रखा, तो सरफेस एरिया देखो कितना ज्यादा है, तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। बट अगर मैंने इसको ऐसे रखा, ये भी तो एरिया है, ये भी तो एरिया है, अगर मैंने इसको ऐसे सीधे रखा तो अब क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा। अब अगर मैंने इसको ऐसे रखा तो प्रेशर और ज्यादा होगा, क्योंकि एरिया जो है बेटा वो और कम हो गया। यानी 3 अलग अलग प्रेशर हम निकाल सकते हैं एक ब्रिक के। तो वो हम कैसे निकालेंगे? देखो, फोर्स कितनी होगी, पहले फोर्स या फिर थ्रस्ट निकाल दो। फोर्स होगी mg, है ना, mg होगी, तो m कितना है? 2.5 इंटू 10, जो कि आ जाएगा आपका 25 न्यूटन। फोर्स तो सेम ही रहेगी, फोर्स तो हमेशा सेम रहेगी, वो नहीं बदलेगी, एरिया बदलेगा। 3 एरिया हो सकते हैं। पहला एरिया आपका हो सकता है जब लेंथ और ब्रेथ को आप ले लो, जो हमने एक लेंथ ली है, एक ब्रेथ ली है। अच्छा, एक चीज याद रखना है, सेंटीमीटर में है तो इनको मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेना, है ना, 100 से क्या करना है? डिवाइड करके कर लेना। ये गलती मत करना, बहुत बच्चे गलती करते हैं। 0.2 और ये हो जाएगा कितना? 0.1, और ये हो जाएगा आपका 0.05। तो ये जरूर कर लेना, बहुत बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो पहला मैंने लेंथ और ब्रेथ का ले लिया, तो ये आ जाएगा आपका 0.2 इंटू 0.1, जो कि होता है 0.02। ठीक है,
ये आ गया आपका पहला एरिया। अब दूसरा एरिया में ले लेता हूं ब्रेथ और हाइट का। ब्रेथ और हाइट का ले लिया तो ये आ जाएगा आपका 0.1 इंटू 0.05, जो कि हो जाएगा 0.005 मीटर स्क्वायर। अब एक और एरिया निकालता हूं जो कि होगा आपका लेंथ और हाइट का। तो भैया लेंथ कितनी है 0.2 इंटू 0.05 तो बस इसको आप सॉल्व कर दो, ये कितना आ जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो तीन एरिया आ गए, तीन एरिया आ गए, यानी तीन प्रेशर आप निकाल सकते हो। अब आपको कुछ नहीं करना, फोर्स तो सेम है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है मूर्खो, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। भैया रट गया है, अब तो 100 बार बोल दिया है आपने। हाँ यही तो मैं चाहता था, बहुत बढ़िया। तो 25 न्यूटन डिवाइड बाय, पहले इस एरिया से डिवाइड कर देना, फिर इस एरिया से डिवाइड कर देना, फिर इस एरिया से डिवाइड कर देना, है ना, निकाल लेना। अब मुझे ये बात बताओ कि किसमें सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, सॉल्व करके बताओ। बट मैं आपको बिना सॉल्व करे बताऊं, जिसमें सबसे कम एरिया होगा। एरिया किसमें सबसे कम है, तो मुझे दिख रहा है एरिया है इसके अंदर सबसे कम। देखो ये वैल्यू सबसे छोटी है, तो इस वजह से जो सेकंड वाला एरिया है उसके अंदर प्रेशर सबसे हाई होगा। चाहे सॉल्व करके चेक कर लेना। चलिए, तो ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन। अब बढ़ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रेशर इन फ्लूइड। बेटा हम चैप्टर के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, 15-20 मिनट और लगेंगे। ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। चलो, तुम्हें बोलते बोलते ना मेरा गला इतना दुख जाता है। डेली क्लासेस होती हैं तुम्हारे सीनियर्स की, गले की बैंड बज जाती है, पर फिर भी एक डेडिकेशन है एजुकेशन के अंदर काम करने का, एक डेडिकेशन है मेरे अंदर कि तुम लोगों को फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाने का। वो डेडिकेशन ना खत्म नहीं होने दूंगा। गला तो ठीक कर लेंगे, बट तुम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, ठीक है। आ जाओ, अब देखते हैं प्रेशर इन फ्लूइड। अगर एक फ्लूइड जो है वो प्रेशर कैसे लगाता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आज अरे तुम्हारे लिए एक बड़ी अच्छी चीज लेकर आया हूं, दिखाऊं, दिखा दूं क्या, दिखा दूं, ले भाई तुम्हारे लिए प्रस्तुत है, प्रस्तुत है तुम्हारे लिए, प्रस्तुत है बाल्टी। अरे अरे मिल्टन का टैग क्यों दिख गया, मिल्टन वाले बोलेंगे स्पॉन्सरशिप दे दो। तुम्हारे लिए लेकर आया हूं एकदम ताजा ताजा पानी की बाल्टी बेटा ताकि हम प्रैक्टिकली देख पाए। अभी पानी गिर ना जाए, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो। अच्छा किस किसने ऐसे करा है, पानी के अंदर ऐसे हाथ डाल के, ऐसे हाथ डाल के और ऐसे भवंडर सा बनाया, किस किसने ऐसे करा है, ऐसे भवंडर सा बना, जैसे मैं अभी ऐसे ऐसे भवंडर बनाऊंगा, करा है ऐसा कर करके। और किस किसने करा है, ये ऐसे देख पानी का ऐसे जग लिया, ये जग लिया और इसको ऐसे, अरे पानी फैला दिया पूरा का पूरा, अब इसको अंदर डाला और अंदर डाला और फिर ऐसे ऐसे ऊपर आता है ये। हाँ करा है सबने, किस किसने करा है कमेंट के अंदर बताना। मैंने तो बहुत करा है। अगर अब तुम वो लोग जो कि शावर से नहाते हो तो अलग बात है, बट मैं तो देखो बाल्टी से, मैं तो शरीफ आदमी। तो देखो ये आप देख सकते हो इसके अंदर क्या है, आपको अगर दिख रहा होगा तो इसके अंदर है जग। बस ये पानी अब गिर ना जाए, मुझे बस इसी बात का डर है। क्या आप देख सकते हो इसके अंदर है जग। तो जैसे ही मैं इसको पानी के अंदर डालता हूं तो देखो ये खुद ऊपर आ जाता है। मैं ला नहीं रहा बेटा, मैं नीचे करता हूं। देखो जैसे अभी इसका पहले पानी निकाल दूं जग का, और मैंने इसको अंदर पुश करा, तो अभी क्या होगा, खुद ही ऐसे ऊपर आ जाता है। अंदर डाला खुद ही ऊपर आ रहा है, देखो खुद ही करा। अब ये तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, ये तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब बाल्टी लेके पढ़ाऊंगा क्या, अभी एक कॉन्सेप्ट आपको और पढ़ाना है। अरे भाई हाँ, अब देखो, अब तुम एक ट्राई करना, आज ही करना, मतलब कल जब भी तुम नहाने जाओ तब करना। अब तुम एक काम करना, तुम्हारा जो जग है वो ऊपर आ जाता होगा। अब तुम एक काम करना कि तुम पानी भर लेना जग के अंदर, एकदम फुल पानी भर लेना, और अब इस जग को पानी के अंदर डालना। तो अब ये ना, अगर पानी कम होगा, पानी अगर आपकी बाल्टी में कम होगा, तो जब तुम जग के अंदर पूरा पानी भर लोगे ना, तो आपका जो जग है अब वो ऊपर नहीं आएगा, अब वो अंदर चला जाएगा। अरे भाई क्यों चला जाएगा, उसके बारे में अब हम जानेंगे साइंटिफिकली तौर से। चलो देखते हैं। पानी में नहला दिया पूरा का पूरा भाई, पूरा का पूरा पानी में नहला दिया। तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ता है, चलो प्रेशर इन फ्लूइड देखते हैं। देखो जग क्यों ऊपर आ रहा था, पानी का मग क्यों ऊपर आ रहा था, क्योंकि जो आपका फ्लूइड होता है ना वो प्रेशर लगाता है। किसी भी चीज को आप पानी के अंदर डालोगे उस पर बहुत प्रेशर लगेगा, बहुत प्रेशर लगता है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं क्या, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। अब ये जो प्रेशर है किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज क्या है, पहली चीज ये डिपेंड करता है डेप्थ के ऊपर। अगर मैं पानी के जग को लूं और बाल्टी को लूं, बाल्टी के अंदर कम पानी डालना, कम पानी डालना, है ना, और जग को पानी से भर देना, ठीक है। अब तुम जग को डालना, तो जग आप फ्लोट नहीं करेगा, अब वो अंदर चला जाए। बट अब तुम क्या करना, पानी जो है ज्यादा लेना और अब जग को डालना पानी के अंदर, तो अब जग क्या करेगा, ऊपर फ्लोट करेगा।
समझ पाए डिफरेंस? मतलब मैं आपको ये समझ पा रहा हूं कि डेप्थ जो है, जितना आप पानी के अंदर जाओगे, जैसे इमेजिन करो तुम एक सी के अंदर छलांग मार रहे हो, अब जैसे पानी के अंदर जाते जाओगे ना, तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत लगेगा। तो जितनी ज्यादा पानी की डेप्थ होगी, जितनी ज्यादा पानी के आप अंदर जाते जाओगे, प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। तो यानी पहला कॉन्सेप्ट तो ये है, डेप्थ जितनी इंक्रीज होगी प्रेशर उतना इंक्रीज होगा। अगला क्या है? अगला, इट डिपेंड्स ऑन दी हाइट और डेप्थ ऑफ द लिक्विड। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अगली चीज क्या है, याद रखना, इट ऑल्सो डिपेंड्स, इसके ऊपर, इट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। किसके ऊपर? पहला तो है किसके ऊपर? डेप्थ के ऊपर, और दूसरा है डेंसिटी। डेंसिटी के ऊपर बेटा बहुत डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ फ्लूइड होते हैं जो कि पानी से ज्यादा डेंसर होते हैं, तो अगर आप उसके अंदर कोई भी चीज डालोगे ना तो उसके ऊपर तैरने लग जाती है, उसके अंदर कोई चीज जाती नहीं है। देखो अपना, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। जिसकी जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी वो उतनी ज्यादा चीजों को ऊपर अपने तैरना पाएगा, है ना, उसके ऊपर उतनी चीजें फ्लोट कर पाएंगी, उतना ही ज्यादा वो प्रेशर लगा पाएगा। यानी याद रखना, प्रेशर दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहली है आपकी क्या? डेप्थ, और दूसरी है आपकी क्या? उसकी, ध्यान रखना, क्या? उसकी डेंसिटी। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि भैया एक बात बताओ, ये तो हम समझ गए कि हाँ ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड प्रेशर लगाता है, बट भैया क्यों लगा रहा है, और उस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? तो उस फोर्स को हम बोलते हैं बायोंट फोर्स, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेटा बायोंसी। और इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक आ जाता है तुम्हारे पेपर के अंदर कि व्हाट इज बायोंसी, व्हाट इज बायोंट फोर्स। तो जब मैंने पानी के जग को अंदर डाला तो एक फोर्स थी जिसकी वजह से उसने ऊपर पुश करा, उसी फोर्स को हम बोलते हैं क्या? उसी फोर्स को हम बोलते हैं बायोंसी। तो याद रखना, बायोंट फोर्स क्या होता है? अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ ऑब्जेक्ट होली और पार्शियली इमर्स्ड, या तो कोई चीज पूरी इमर्स्ड है या तो आधी इमर्स्ड है, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, उस पर जो प्रेशर लगेगा, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? उस फोर्स को हम बोलेंगे क्या? बायोंट फोर्स। क्या बोलेंगे बेटा? बायोंट फोर्स। तो याद रखना, बायोंट फोर्स क्या है? इट इज अ फोर्स। जब भी हम किसी चीज को फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर डालेंगे, तो उस पर जो फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम बोलेंगे बायोंट फोर्स। इस चीज को याद रखना। किस पे डिपेंड करती है? पहली चीज है डेंसिटी, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा बायोंट फोर्स होगी। दूसरी डेप्थ, जितनी ज्यादा गहराई होगी, जितनी ज्यादा डेप्थ होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी? उतनी ज्यादा आपकी बायोंट फोर्स लग रही होगी। अब एक चीज और होती है जो कि होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी आप किस चीज को डाल रहे हो, आप किस चीज को डाल रहे हो। अगर कोई ऐसी चीज को आप डाल रहे हो पानी के अंदर जिसकी वॉल्यूम ज्यादा है, तो उस पर बाइंड फोर्स ज्यादा लगेगी। भैया ये समझ नहीं आया? भैया वो डेप्थ वाला तो समझ आ गया, भैया डेंसिटी वाला भी समझ आ गया, जो ज्यादा डेंसर है ऊपर तैरेगा, बट भैया ये वॉल्यूम वाला समझ नहीं आया। समझाऊंगा, और ये मैं नहीं समझाऊंगा, ये आर्किमिडीज बाबा को बुलाएंगे। बाबा जी प्रकट। पहले हमने न्यूटन बाबा को बुलाया, कैपलर बाबा को बुलाया, कैपलर बाबा ने तो गंदे गंदे लॉ दिए, बट अब आर्किमिडीज बाबा भी आ गए हैं गेम के अंदर, ठीक है, तो वो आर्किमिडीज बाबा को बुलाऊंगा मैं। बट उससे पहले आप एक चीज समझना, तीन चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं क्या? पहली चीज, अगर एक ऑब्जेक्ट को मैंने पानी के ऊपर रखा तो एक फोर्स लगेगी mg। देखना बेटा, इमेजिन करो ये पानी है, इसके ऊपर मैंने बकेट को रखा था, मतलब अपने मग्गे को रखा था, है ना, ये मेरा मग्गा, ठीक है। एक फोर्स लगाएगा ये नीचे mg, और ऊपर फोर्स लगेगी बायोंसी, बायोंट फोर्स, है ना। अगर मेरी mg और बायोंट फोर्स बराबर होंगी, पहला केस अगर बराबर हैं, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। सवाल आएगा पेपर के अंदर, इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ ऑब्जेक्ट ऑन अ लिक्विड इज इक्वल टू द बायोंट फोर्स, तो क्या कंडीशन बनेगी? फ्लोटिंग की कंडीशन बनेगी, कोई भी चीज फ्लोट करेगी पानी के ऊपर, ठीक है। अगर अगर mg ज्यादा है किससे? बायोंट फोर्स से, तो क्या होगा? सिंक कर जाएगी। अगर mg ज्यादा है, नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा है, सिंक कर जाएगी। और अगर बायोंट फोर्स ज्यादा है, अब क्या होगा? तो कोई भी चीज ऊपर की तरफ जाएगी, उठेगी, अपवर्ड। क्या मूव करेगी? अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करेगी। क्या तीनों केस समझ में आए? और यही तीन केस होते हैं हमारे लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब एक चीज समझ लेना, डेंसिटी का गेम ये है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है लिक्विड के कंपैरिजन में, तो सिंक कर जाएगा। अगर उसकी डेंसिटी बराबर है तो वो फ्लोट कर जाएगा। और अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तो लिक्विड उसको ऊपर की तरफ फेंकेगी, है ना। तो ये हो गया डेंसिटी से, और ये हो गया आपको तीन चीजों से, जो कि मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से नीचे, बायोंट फोर्स नीचे से ऊपर। ये याद रखना, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डेंसिटी वाला समझ नहीं भी आया तो भी चल जाएगा, बट फ्लोटिंग, सिंकिंग, सस्पेंडेड, ये तीनों चीज समझ आनी चाहिए, ठीक है। क्या समझ आ गई? इस चैप्टर के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल कम आएंगे, थ्योरेटिकल ज्यादा आएंगे। तो ये था आपका क्या? लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। अभी तक हमने क्या जाना? अभी तक हमने इतना जाना कि भैया हमें यह समझ में आ गया
कि सबसे पहली चीज तो हमने जाना कि एक जो लिक्विड है वो फोर्स एक्सर्ट करता है। फोर्स एक्सर्ट किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पे। डेंसिटी पे जितना ज्यादा डेंसर होगा लिक्विड उतनी ज्यादा फोर्स। एक डेप्थ पे, जितनी ज्यादा गहराई में कोई ऑब्जेक्ट जाएगा उतनी ज्यादा उस पर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। एक और चीज पे करता है, किस पे? भैया आपने बताया था अभी, क्या बताया था? वॉल्यूम पे। वॉल्यूम पे कैसे करता है भैया, वो आपने अभी नहीं बताया, उसके बारे में भी हम आर्किमिडीज बाबा को बुलाएंगे। बट एक क्वेश्चन देखते हैं, Why it is easier to swim in sea water than in fresh water? ऐसा क्यों है? क्यों हम आराम से तैर सकते हैं किसके अंदर? अपने सी वाटर के अंदर, बट फ्रेश वाटर के अंदर नहीं तैर सकते। क्यों? क्योंकि सी वाटर के अंदर बेटा होता है नमक। क्या मिल जाता है? सॉल्ट। और सॉल्ट की वजह से नमक के पानी की डेंसिटी हो जाती है ज्यादा। और जब नमक के पानी की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, मैंने क्या बताया, जिस भी चीज की डेंसिटी ज्यादा है वो किसी भी चीज को क्या कर सकती है? अपने ऊपर तैरा सकती है। अगर एक लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी प्रेशर भी ज्यादा होगा, नीचे से फोर्स भी ज्यादा लगेगी अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो इस वजह से हम आसानी से क्या कर सकते हैं? तैर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत स्कूल्स के अंदर पूछा गया था पिछले साल, तो ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आर्किमिडीज बाबा की तरफ। आर्किमिडीज बाबा ने क्या बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा लॉजिकल भी है, समझने की कोशिश करना। देखो, इमेजिन करो मैं एक टैंक ले लूं और उसको पूरा फुल कर दूं, ठीक है, पूरा फुल कर दूं। अब मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं जिसकी वॉल्यूम है, वॉल्यूम समझते हो ना बेटा? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम तो पता है ना, वॉल्यूम वो वाला वॉल्यूम नहीं जो तो हमने मोबाइल के गाने सुनते रहे। मूर्खो, वो वॉल्यूम नहीं होती। वॉल्यूम क्या होता है? याद है वॉल्यूम? किसी की भी वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। अगर एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट का जो पूरा मल्टीप्लीकेशन होता है वो उसकी वॉल्यूम बताता है। हाँ, मान लो इसकी एक वॉल्यूम है। अब मैंने इसको पानी के अंदर डाला। अब इमेजिन करो इसको पानी के अंदर मैंने पूरा डाला, तो क्या पानी बाहर निकलेगा बीकर से, इस टैंक से? बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि पानी तो पहले ओवरऑल भरा हुआ था। अब मैंने इसको अंदर डुबाया तो पानी गहरे से गिरने लगेगा। ऐसे तुम कर भी सकते हो, पूरी भरी हुई बाल्टी लेना, उसके अंदर अपना जग डालना, जब तुम अपना जग डालोगे तो पानी ऐसे बाहर निकलेगा, है ना? अब इस पानी को मैंने कलेक्ट कर लिया और मैंने इस पानी की वॉल्यूम निकाली, तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि इस पानी की वॉल्यूम बराबर थी जितनी वॉल्यूम इसकी थी। यानी जब हम किसी भी चीज को अंदर डालते हैं ना, तो उसमें उतना ही पानी डिस्प्लेस बाहर होता है जितना उस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम होती है। अगर इस पेन को मैं पानी में डालूंगा तो उतना ही पानी बाहर निकलेगा जितनी इस पेन की वॉल्यूम है। अगर इसमें हाथ को अंदर डालूंगा तो उतना ही पानी निकलेगा जितनी हाथ की वॉल्यूम होगी। और यही आर्किमिडीज भैया ने बताया। आर्किमिडीज भैया ने क्या बताया, देखना, स्टेट्स दैट when an object is partially or fully immersed in a fluid, it experiences an upward force called buoyant force that is equal to the weight of the fluid displaced by the object. यानी आर्किमिडीज बाबा ने क्या बताया कि देखो, अगर आप किसी भी चीज को डाल रहे हो तो सेम वॉल्यूम बाहर जा रही है, जितनी वॉल्यूम तुमने अपना हाथ डाला उतना ही वॉल्यूम का पानी बाहर आ गया, है ना? अब आर्किमिडीज बाबा ने बोला कि जो बाइंड फोर्स लग रही है ना नीचे से, वो पता है कितनी लगेगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर? उतनी बाइंड फोर्स लगेगी जितना उसने पानी के वेट को, मास को नहीं बेटा, मास को नहीं, वेट और मास में डिफरेंस होता है, बहुत बढ़िया। पानी के जितने मास वेट को उसने क्या करा है? डिस्प्लेस करा है। यानी इमेजिन करो, यहां पर पानी निकला, उस पानी को हमने कलेक्ट कर लिया और उस पानी का मैंने वेट कर लिया, उस पानी का मैंने क्या कर लिया? वेट कर लिया। अब ये जो पानी का जो वेट आएगा ना, वो किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। वही क्या होगी? वही फोर्स होगी जो कि इसके ऊपर लग रही होगी। यानी आर्किमिडीज बाबा ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे और उससे ये प्रूव करा, जब भी आप किसी चीज को पानी के अंदर डालोगे तो जितना पानी बाहर निकलेगा उस पानी का जो वेट होगा वही बायोंट फोर्स की वैल्यू होगी। यानी उन्होंने बोला कि जो बायोंट फोर्स है ना उसकी वैल्यू होगी वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। जितना पानी बाहर निकला उतना ज्यादा क्या? बायोंट फोर्स। क्या है बात समझ में आई? मैंने किसी भी चीज को अंदर डाला, जितना पानी बाहर निकला, अगर मैंने उसके वेट को निकाल लिया, वेट कैसे निकालूंगा? mg। अगर मैंने उसके वेट को निकाल लिया तो उतनी ही बायोंट फोर्स उस पर ऐसे लग रही होगी ऊपर की तरफ। और यही होता है बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स के न्यूमेरिकल नहीं आते आपके पेपर के अंदर, पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, ये बार बार पूछा जा सकता है। याद रखना कि बायोंट फोर्स किसके बराबर होगी? इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से लेकर यहां तक की ये लाइन जो है रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार सवाल आएगा, फिर तुम बोलोगे भैया याद नहीं रहा, तो ये याद रहना चाहिए बायोंट फोर्स की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, डन। चलो एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है बायोंट फोर्स के? कुछ सिंपल एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन है आपका सबमरीन। आपने देखा है
सबमरीन पानी के अंदर भी चल लेती है, पानी के ऊपर भी आ जाती है। कैसे करती है? तो बेसिकली सबमरीन इसी प्रिंसिपल को, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज करती है। सबमरीन क्या करती हैं, जब उन्हें पानी के ऊपर रहना होता है तो वो ना अपने मास को, अपने वेट को क्या कर लेते हैं, हल्का कर लेते हैं। जैसे ही सबमरीन को पानी के ऊपर आना होता है ना, समझ लो ये पानी है और ये सबमरीन पानी के ऊपर आ गई, तो ये अपने वेट को हल्का कर लेते हैं, अपने अंदर जो स्टोर्ड वाटर होता है उसको बाहर फेंक देते हैं और अपने वेट को हल्का कर लेते हैं। उससे क्या होता है, वेट हल्का हुआ तो नीचे लगने वाली फोर्स जो है mg, वो कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। और अगर mg कम हो गई, mg कम हो गई तो क्या होगा, तो नीचे लगने वाली फोर्स कम हो जाएगी और वो ऊपर आ जाएगा। तो जब भी एक सबमरीन को ऊपर आना होता है तो क्या करता है, अपने मास को कम कर लेता है। बट अगर उसको नीचे जाना है तब क्या करेगा वो, तब वो क्या करता है, तब वो अपने अंदर वाटर टैंक्स को ऐड कर लेता है। यानी अपने उसके अंदर ना एक टैंक होता है सबमरीन के अंदर, उसके अंदर वो पानी फिल कर लेते हैं। जैसे वो पानी फिल करते हैं तो उसका वजन भारी हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, उसका मास हैवी हो जाता है। और जैसे ही मास हैवी होता है तो नीचे लगने वाली फोर्स ज्यादा हो जाती है और वो क्या बैठ जाता है, वो नीचे जाके चला जाता है। तो यही है आपका क्या, सबमरीन का कॉन्सेप्ट। याद रखना, A submarine floats or sinks by changing the amount of water in its tank. उसके अंदर कितना पानी है उसको चेंज करता है। जब उसको ऊपर आना होगा पानी को छोड़ देगा, जब उसे नीचे जाना होगा पानी को भर लेगा अपने अंदर, वजन भारी हुआ नीचे आ गया। यही मैंने आपको एग्जांपल बताया था जग में। अगर आप जग को ऐसे रखोगे तैरता रहेगा, अब जग के अंदर तुम पानी भरना और अब जग को अंदर डालना, अब नहीं तैरेगा बेटा, अब नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, कॉन्सेप्ट सबमरीन का। अगला आपका कॉन्सेप्ट है किसका, कहां गया भाई, अगला आपका कॉन्सेप्ट है हॉट एयर बैलून का। हॉट एयर बैलून ऊपर कैसे जाते हैं? हॉट एयर बैलून में क्या होता है बेसिकली बेटा, हम हवा को गर्म कर रहे हैं, हम हवा को गर्म कर रहे हैं तो एक हॉट एयर बनती जा रही है ऊपर। अब जब ये जो हॉट एयर बन रही है ना, इससे क्या होता है, हॉट एयर बन गई है और एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर जाने की हमेशा कोशिश करती है, गर्म हवा हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करती है, जो हॉट एयर है वो हमेशा ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जिस वजह से आपका जो हॉट एयर बैलून है वो ऊपर जाता है और जो ऊपर जो ठंडी हवा है उसको वो नीचे फेंकते जाता है और गर्म हवा ऊपर जाता है। तो ये आपका हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून राइजेस में ना एयर इनसाइड इज हीटेड, जो उसे गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वो क्या करने लगता है, ऊपर जाने लगता है ना। क्योंकि जो गर्म हवा होती है ना वो हमेशा ऊपर जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि जब हम किसी भी चीज को गर्म कर देते हैं ना तो उसका जो वजन होता है वो कम हो जाता है और जैसे वेट कम होता है तो ऊपर, है ना। चलो अगला देखते हैं हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर। ये क्या होता है? देखो लैक्टोमीटर होता है बेसिकली आपके दूध की शुद्धता को चेक करने के लिए कि दूध कितना शुद्ध है ना। और हाइड्रोमीटर होता है आपके पानी या फिर फ्लूइड्स की डेंसिटी को चेक करने के लिए। तो कुछ नहीं है बेसिकली, इसके अंदर हम कुछ नहीं करते। इसके अंदर हम बायोंट फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रिंसिपल का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं हम ना, देखते हैं कि जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ठीक है, हमें दो लिक्विड्स की डेंसिटी को चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को इसमें डालेंगे, उसी सेम ऑब्जेक्ट को दूसरे लिक्विड में डालेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है मान लो ये है और ये पानी है, मैंने इसके अंदर डाला और इसके अंदर ये तैर गया, ये तैर गया यानी क्या हुआ, ये अगर इसके अंदर, इस पानी के अंदर ये तैर गया यानी इस पानी की डेंसिटी ज्यादा है। और अगर इस पानी के अंदर डूब गया, दूसरे वाले के अंदर डूब गया, क्या होगा, इस पानी की डेंसिटी कम है। तो ऐसे हम डेंसिटीज को चेक कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट को इसमें डाला, एक को इसके अंदर डाला, जिसके अंदर तैर गया उसकी डेंसिटी ज्यादा, जिसके अंदर डूब गया उसकी डेंसिटी कम। ठीक है, तो हम बेसिकली बायंड फोर्स का यूज लेते हैं क्योंकि बायंड फोर्स की मदद से तो तैरता और डूबते हैं। अगला देखते हैं शिप। तुमने सोचा है कभी कि शिप जो होती है वो तैर कैसे पाती है? क्योंकि शिप जो है ना, शिप का साइज कैसे होता है, नीचे से शिप का क्या होता है, थोड़ा सरफेस एरिया चौड़ा होता है, आपने देखा होगा नीचे से शिप का सरफेस एरिया चौड़ा होता है। तो यानी जब शिप पानी के अंदर होती है ना, तो एक तो उसका एरिया चौड़ा है ना, एक तो उसका एरिया चौड़ा है, उससे क्या होता है, उससे वो ज्यादा पानी को, जब शिप आगे जाती है ना तो ज्यादा पानी को डिस्प्लेस कर पाती है। और बाइंड फोर्स क्या बोलती है, जितने पानी को तुम डिस्प्लेस करोगे उतनी ज्यादा बाइंड फोर्स लगेगी। वेट ऑफ द वाटर इज इक्वल्स टू द बाइंड फोर्स। यही होता है शिप के अंदर। शिप फ्लोट्स बिकॉज दे आर डिजाइंड टू डिस्प्लेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। जितने ज्यादा वॉल्यूम को, जितने ज्यादा पानी को आप डिस्प्लेस कर पाओगे उतनी ज्यादा बाइंड फोर्स आप पे लगेगी और उतना ही आप तैर पाओगे। तो ये प्रिंसिपल है आपके किसके, शिप का। यहां पर आपके सारे प्रिंसिपल्स खत्म हो जाते हैं और स्टार्ट करते हैं टॉप 5 क्वेश्चन। फिर लेक्चर को एंड करेंगे। फटाफट से इसका आंसर दो, जल्दी सॉल्व करो। सब समझ में आ गया ना, है ना। मुझे पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल थोड़ा टफ है, बट इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल नहीं आते। अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझ गए ना, अगर आप ये समझ गए कि जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए तो आपका काम बन जाएगा। ज्यादा डरने की बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत सिंपल।
चलो, एन ऑब्जेक्ट वेट कितना 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून? सिंपल, कितना होता है वेट 1/6 टाइम, यानी 10/6, ये कितना आ जाएगा 5/3, और ये आ जाएगा 1.66, ये रहा। बहुत बढ़िया, अरे बड़ा सिंपल था यार ये तो। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? बता दो भाई, कौन सा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का? बताया था शुरू में, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, बी। बहुत सही, बहुत सही, याद रखनी है सारी चीजें। अगर याद नहीं होता तो डिराइव भी तो कर सकते हैं हम, डिराइव करने सीख लिया हमने तो। अगला, इफ द मास ऑफ वन बॉडी इज डबल्ड, क्या बात है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी इज हाफ्ड, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बिकम। ये आप मुझे खुद सॉल्व करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो हमने शुरू में 3-4 कर लिए हैं, ये तो हमने 3-4 कर लिए, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इन क्वेश्चन में आपको वही फॉर्मूला लगाना है। फोर्स बाय ग्रेविटी क्या होती है? जी m1m2 बाय आर स्क्वायर। जी तो सेम रहेगा, बदलेगा नहीं, सच्चा मित्र याद है, सच्चा मित्र नकली मित्र, हाँ, तो ये तो बदलेगा नहीं। m1 m2 को कर दिया है कि एक बॉडी के मास को हमने डबल करा है और दूसरे को सेम रखा है, और हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया है, डिस्टेंस को भी आधा कर दिया है। तो अब तुम मुझे बता दो कितना आ रहा है तुम्हारा आंसर, जल्दी से बता दो फटाफट से, चेक कर लेना, आंसर विल बी 8 टाइम, है ना, अप्रॉक्स, हाँ 8 ही आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना एक बार और बता देना कि 8 ही आ रहा है आपका आंसर या नहीं आ रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। द पीस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो क्या कर रहे हैं हम, अ पीस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? एक तरीके से आप मान लो ढक्कन, मान लो लकड़ी का ढक्कन मान लो, ठीक है, लकड़ी का एक ढक्कन ऐसा मान लो, या तो आप लकड़ी मान लो पूरी की पूरी, ठीक है, ऑन अ वाटर ड्यू टू बाइंड फोर्स, यानी एक क्या है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, पानी के ऊपर तैर रहा है, किसकी वजह से? बाइंड फोर्स की वजह से। अगर मैं उसको पुश करूं, यानी एक लकड़ी का टुकड़ा था, पानी में तैर रहा था, मैंने उसको जोर से पुश करा, पानी के अंदर पुश करा, तो अब क्या होगा? क्या बाइंड फोर्स, जब मैंने उसको अंदर पुश करा, क्या बाइंड फोर्स बढ़ेगी, घटेगी, सेम रहेगी, या खत्म हो जाएगी? क्या होगा? क्या लगता है आपको इनमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए? बाइंड फोर्स विल इंक्रीज एज द कॉर्क इज इमर्स्ड, बाइंड फोर्स विल डिक्रीज, क्या कम हो जाएगी, पहले इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी, बाइंड फोर्स विल रिमेन कांस्टेंट? क्या लगता है? अगर मैंने किसी चीज को, वो पहले तैर रही थी आराम से, मैंने उसको अंदर दबा दिया, अब क्या? सोचो सोचो, मैं बताऊं, बाइंड फोर्स विल हमेशा इंक्रीज। क्यों? इमेजिन करना, ये मेरा पानी था, इसके ऊपर कोई चीज तैर रही थी, उसके अंदर कोई चीज तैर रही थी, ठीक है, ऊपर ही तैर रही थी बेटा, ऊपर तैर रही थी, तो इसने जो पानी को डिस्प्लेस करा वो बड़ा कम था, इसने पानी को जो डिस्प्लेस करा वो कम था, क्योंकि ये पानी के ऊपर तैर रहा था ना, तो पानी को ज्यादा पानी को डिस्प्लेस ही नहीं कर रहा था। बट जैसे ही मैंने इसको पानी के अंदर डुबा दिया बेटा, अब मैं यहां पर ले गया, अब सोचो ये कितने सारे पानी को डिस्प्लेस करेगा, यहां से पानी बाहर गिरेगा, है ना, और जितने ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करता है, मैंने क्या बोला, उतनी ज्यादा बाइंड फोर्स होती है। तब किसी भी चीज को अगर पानी के अंदर डालोगे ना, तो याद रखना बाइंड फोर्स इंक्रीज करेगी, क्योंकि ड्यू टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज बाबा ने कहा था, श्री 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 1008 आर्किमिडीज बाबा जी ने बोला था कि बाइंड फोर्स डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतनी ज्यादा बाइंड फोर्स, तो नीचे डाला तो और डिस्प्लेस हो गया। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। चलिए अब ये आ जाता है आपका आखिरी सवाल, ये है आपका एक टाइप का केस बेस्ड क्वेश्चन, है ना, केस बेस्ड क्वेश्चन आपके आजकल स्कूल में आ रहे होंगे, तो उसके अंदर आपको एक ऐसे पैसेज देते हैं। अब ये पैसेज आप पढ़ सकते हो, इसके अंदर कुछ नहीं है, वही जो हमने पढ़ा है, प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट बाय एरिया, वो दे रखा है, और आपसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एसआई यूनिट ऑफ थर्स्ट, थर्स्ट का एसआई यूनिट क्या होता है, थ्रस्ट का एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन, बताया था, बहुत बढ़िया। अगला, गिवन टू डिफरेंट एरियाज ए एंड बी, दो डिफरेंट एरियाज हमें दे रखे हैं, एक है ए और एक है बी, जिसमें जो एरिया ए है वो ज्यादा है बी से, तो आपको ये पूछ रहा है कि प्रेशर किसमें ज्यादा होगा, ए में या बी में, खुद बता दो। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी जिसमें एरिया ज्यादा उसमें प्रेशर कम, और जिसमें एरिया कम उसमें प्रेशर ज्यादा, यानी मैं लिख सकता हूं प्रेशर इन बी विल बी ग्रेटर देन प्रेशर इन ए। चमका की नहीं, अरे बोल दे यार, बहुत बढ़िया। चल आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर बताया पास्कल, यहां लिख भी रखा है, क्या मूर्ख लोग हैं, यही लिखते हैं और फिर यही सवाल दे देते हैं, बच्चों को बेवकूफ समझे हो क्या। चलो आगे देखते हैं, क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ऑन डिफरेंट एरियाज आर डिफरेंट। क्या देखना, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, अगर कोई दो फोर्सेस हैं जो कि सेम है और वो अलग अलग एरियाज पे इंपैक्ट डाल रही हैं, तो क्या उनका जो इंपैक्ट है उन फोर्सेस का, क्या वो डिफरेंट होता है। अगर दो फोर्सेस हैं, है ना, एक फोर्स लगा रही है छोटे से एरिया में
और एक फोर्स लगा रही है बड़े से एरिया में। मान लो तुम दीवार में धक्का लगाओ, कुछ होगा, बट छोटी सी लकड़ी है उसमें तुम पुश दो तो लकड़ी तो भैया टूट जाएगी, है ना। तो मतलब अगर एरिया ज्यादा होता है और उसमें हम फोर्स लगाएंगे तो क्योंकि उसमें क्या होगा, प्रेशर कम होगा। जबकि अगर एरिया कम हो गया, लकड़ी छोटी सी हो गई और उसमें मैं पुश दूंगा तो क्या पता लकड़ी टूट भी जाए, है ना। तो इंपैक्ट बदलेगा। यही पूछ रहा है ट्रू या फिर फॉल्स। क्या लगता है तुम्हें, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर सरफेस कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, सरफेस ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। ये थे आपके आज के टॉप 5 क्वेश्चंस और यहां पर हो जाता है मित्रों आपका लेक्चर खत्म। आई होप मजा आया होगा। मजा आया है, एक काम कर देना दोस्त, क्या कर देना, चैनल सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता मैं, टेंशन मतलब, मैं आपको बोल रहा हूं कि अपने मित्रों को इसको शेयर कर देना अगर आपको सीखने को मिला है। और अगर मजा ही आ गया है तो इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगा देना, बताना। अगर अच्छा नहीं भी लगा, कुछ मिस्टेक तुम्हें लग रही है कि भैया यार ये कैसे करा, तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाना ताकि मैं देख पाऊं, क्योंकि मैसेजेस तो मैं देख नहीं पाता, बहुत आते हैं, बट इंस्टाग्राम की स्टोरी में जरूर आपकी देख पाऊं। तो जरूर लगाना, बताना आपको लेक्चर कैसा लगा। आज की कोट क्या है, इफ लाइफ थ्रोज यू डाउन ब्लेम ग्रेविटी एंड बाउंस बैक। जब जब जिंदगी आपको नीचे गिराए बोलना मेरी क्या गलती है, ग्रेविटी थी, और मेहनत करना, ऊपर उठना, ये तुम्हारा कर्तव्य है ना। इसको छोटी लाइनों में समझाऊं तो समझना, जब जिंदगी तुम्हारे सामने तुम्हारे मुंह के ऊपर दरवाजा बंद करे तो उस दरवाजे को अंदर से लॉक करना, मेहनत से पढ़ाई करना, इतनी पढ़ाई करना कि जिस दिन वो दरवाजा खुले तो लोग शॉक हो जाएं। वो सारे के सारे लोग जो कि तुमसे कह रहे थे कुछ नहीं हो पाएगा, वो देखने लग जाए भाई इसने कैसे कर दिया, ये कैसे पॉसिबल हो गया। तब मजा है यार, है ना। मजा तो तब है ना जब लोग जो आज बहुत जलते हैं तुमसे वो तुम्हारे सक्सेस के लड्डू खाने आए। मजा तो तब है ना। तो मेहनत करो, मार्क्स अच्छे लाओ, ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर के ऊपर। अगला लेक्चर किस टॉपिक पे आपको चाहिए जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताओ। टेक केयर, लव यू।